हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेफिनिटी। हम ये फर्स्ट डे ऑफ आवर प्रीलिम स्प्रिंट सीरीज, जो फाइनल स्प्रिंट सीरीज हमने स्टार्ट करी है, इसका आज फर्स्ट डे है। और इस सीरीज का सबसे पहले हम पॉलिटी से आगमन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और आई विल ट्राई कि मैं टाइम पे रहूं, सारी वीडियोस को टाइम पे अपडेट करूं, सो दैट कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। एंड गाइस डोंट माइंड अगर किसी दिन मैं मिस हो जाऊं, और अगर मैं मिस कर दूं कभी किसी दिन, तो उसका हम नेक्स्ट डे कवर कर लेंगे। और कोशिश करूंगा गाइस कि मैं एक भी दिन मिस ना करूं, बट देयर आर सम मेनी इनएविटेबल्स, सो ऑन दैट डे प्लीज फॉरगिव मी। सो हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट में ज़्यादा करूंगा नहीं। प्रेफिनिटी, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल है हमारा, प्रेफिनिटी एजुकेशन के नाम से ही, CSE ESE सबके हैं। इसमें आपको यहाँ पे PDF मिल जाएगी इस नोट्स की भी, और 15 क्वेश्चन जो हम टॉपिक कवर करेंगे, उससे 15 MCQ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एवरी डे। उसको आप सॉल्व करिए, और आपको जो उनके आंसर्स हैं वो नेक्स्ट डे मिलेंगे। एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट योर आंसर्स। आप आंसर करिए, आप ग्रुप में डिस्कशन भी कर सकते हैं वहाँ पर, और आप मुझे आंसर्स भेज सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, जहाँ भी आपको भेजना हो, जो भी आपको सही लगे। सो मैं आपको आंसर्स एट द एंड ऑफ द डे प्रोवाइड करवा दूंगा। ये आज हमने टॉपिक्स कवर करने हैं। प्रीएम्बल शेड्यूल शेयर कर दिया है मैंने। प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, FR, फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। अब देखिए गाइस, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, तो ऐसा नहीं है कि हम इसको बहुत डिटेल में घुस के करेंगे, बट हम इतना करेंगे कि प्रीलिम्स में आपको कुछ ऐसा ना लगे कि नया है, पढ़ाई नहीं है कभी। प्रीलिम्स में आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाए। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम डिटेल में कवर करेंगे, और जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको छोड़ भी सकते हैं, या ऊपर ऊपर से देख लेंगे। तो सबसे पहले प्रीएम्बल से स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, प्रीएम्बल ज़्यादा यूपीएससी ने पूरे लास्ट 20-30 ईयर्स में देखे तो 4 to 5 क्वेश्चन ही प्रीएम्बल से पूछे हैं। सो उस हिसाब से एज पर दैट PYQ ट्रेंड, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम कवर कर लेंगे, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो प्रीएम्बल क्या है गाइस? एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये हमारे आइडियल्स एंड वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है प्रीएम्बल। बस इतना ही जानना है कि ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, जैसे प्रीफेस होता है ना किसी भी बुक का, तो समथिंग लाइक दैट इट इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, और हमारे आइडियल्स एंड वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। और इसकी जो वर्डिंग्स है समथिंग लाइक दिस: वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोवरेनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और उसके आगे फिर जस्टिस दे रखी है 5 टाइप्स की। और प्रीएम्बल की वर्डिंग इसमें मैंने पूरी नहीं डाली है, बिकॉज यू गाइज नो, इसके आगे आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। तो यहीं तक मैंने डाला है जानबूझ के, कि इसके आगे आप लोग यू विल गो एंड सर्च। और उसमें की टर्म्स क्या है गाइस? सो की टर्म्स इंपॉर्टेंट: सोवरेन, सोवरेन मीन्स वी आर फ्री नेशन; सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मीन्स वी आर वर्किंग ऑन इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। इकोनॉमी, ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो हमारे देश में, नहीं, ये वी आर सोशलिस्ट कंट्रीज। हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी भी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी वाली है। वी आर नॉट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नाउ डेज वी आर मूविंग टुवर्ड्स कैपिटलिस्ट फॉर बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन, और वट एवर रीजंस। तो इकोनॉमिक इक्वलिटी है, ये सोशलिस्ट का मतलब है सोशल जस्टिस, जैसे रशिया एक सोशलिस्ट कंट्री है। देन सेकुलर, सेकुलर ट्रीट्स ऑल रिलीजन। सेकुलर मीन्स स्टेट डज नॉट हैव एनी रिलीजन, नो स्टेट रिलीजन। और ये दोनों जो सोशलिस्ट एंड सेकुलर है, 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुए थे, ठीक है। देन डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक क्या बोलता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्न दी कंट्री। मतलब कोई ऐसा नहीं है, मोनार्क नहीं है। इट मीन्स नो मोनार्क। इलेक्शन होंगे हमारे देश में, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही गवर्न करेंगे। रिपब्लिक मीन्स हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, नॉट हेरिडेटरी। इसमें रिपब्लिक का मतलब यही कि रिपब्लिक का मतलब ये है कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड होगा, हेरिडेटरी नहीं होगा। जैसे इंग्लैंड में जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो हेरिडेटरी होते हैं, मोनार्क्स होते हैं, बट हेयर वी हैव इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट। उसके बाद जो वर्ड्स हैं: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड है ये वर्ड्स। और ये जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुई थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले इसको रखा था प्रीएम्बल को। और शायद 22 दिसंबर ये डेट है, इस डेट को रखा था। आप इस डेट को एक बार देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिएगा। इससे इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी हुए हैं। बेरूबारी यूनियन केस 1960,
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट करंट जो है वो केशवानंद भारती ने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि ओवर रूल्ड बेरूबारी केस एंड हेल्ड दैट प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। ओके गाइस, प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। सॉरी गाइस। और अगला है LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन। ये बहुत लेट LIC का एक केस आया था, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म्ड कहा था कि रीअफर्म मतलब दोबारा फोकस मतलब कहा था रीअफर्म्ड दैट प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। सो प्रियम्बल को हम जल्दी से एक बार और देख लेते हैं। प्रियम्बल की वर्डिंग्स हैं, इसमें जो टर्म्स हैं सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब फ्री, सेकुलर इकोनॉमिक, और सेकुलर और सोशलिस्ट जो है, सोवरन मीन्स फ्री, socialist and secular both are added to 42nd added the preamble through 42nd constitution amendment act। और जो इकोनॉमिक इक्वलिटी होता है सोशलिस्ट का मतलब, और सेकुलर मतलब स्टेट हैज नो रिलेशन, डेमोक्रेटिक मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। फिर जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इंस्पायर्ड है। और ये देखो मैं भी दिखाऊंगा, ये मैंने बताया नहीं जस्टिस कितनी जानबूझ के मैंने छुपाया है गाइस, ये डिटेल मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है, इसके पीछे एक रीजन है, आई विल टेल यू व्हाई। इंटेंशनली हिडन, इंटेंशनली मैंने नहीं बताया क्योंकि आप पहले हमें मुझे बताएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे बताएंगे। देखो गाइज, मैं एक क्वेश्चन लाऊंगा और क्वेश्चन में इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो केस देख लेते हैं, एक बेरूबारी केस है, केशवानंद भारती केस है। केशवानंद भारती तो बेसिक स्ट्रक्चर का भी केस है गाइज। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इसी में आई थी कि वी कैन नॉट वी कैन एंटर एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट एंटर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो उसके बाद बेरूबारी केस हो गया, केशवानंद भारती केस हो गया, और LIC ऑफ इंडिया केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया था। देखो बेरूबारी में कहा नॉट पार्ट, नॉट कहा, फिर इसमें कहा है पार्ट, यस, फिर इसमें रीअफर्म्ड किया, यस, ठीक है, और इसमें कहा कैन बी यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन। सो इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं प्रियम्बल का। सो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, मैंने आपको दिखा दिया वो, डू नॉट वॉच इट। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए गाइस आप और इसका आंसर बताइए मुझे। 1 सेकंड का 10 सेकंड का पॉज लेता हूँ मैं। सो रीड इट। सो करते हैं गाइस हम, क्योंकि ये आपने पढ़ लिया होगा। कह रहे हैं इन प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर, जो 26 नवंबर 1949 को जो अडॉप्ट हुआ था, कौन से वर्ड्स वर नॉट प्रेजेंट, ओरिजिनल में प्रेजेंट नहीं थे, ये पूछ रहा है। तो डेफिनेटली यू आर अवेयर ऑफ इट नाउ, बिकॉज अभी हमने पढ़ा है सोशलिस्ट और सेकुलर ये दोनों 42nd में ऐड हुए थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो सोशलिस्ट, सेकुलर, और फोर्थ रिपब्लिक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था? सोवरन, सोवरन और डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये 3 वर्ड थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। तो रिपब्लिक को एलिमिनेट करिए और आपका आंसर आ जाएगा ए। गाइस ये इंटीग्रिटी भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ही एक्ट हुआ था, ऐड हुआ था। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा UPPCS के ही है दोनों क्वेश्चन। कह रहा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस को पूछ रहा है कितने टाइप की। सिविल सर्विसेज के PYQ में कभी लाता हूँ, अच्छे होते हैं तो, क्योंकि वो बहुत करे हुए होते हैं लोग। जो सिविल सर्विस के PYQ में आपको हर जगह मिल जाएंगे, बहुत लोगों ने की कर रखे हैं उसको, आपने कहीं ना कहीं से उसे देख रखा होगा, सॉल्व कर रखा होगा। इसलिए मैं न्यू क्वेश्चन लाने के लिए स्टेट PCS को मतलब तरफ जाता हूँ कि अच्छा क्वेश्चन कोई मिल जाए, उसमें भी सारे अच्छे नहीं होते हैं। तो कह रहा है हाउ मेनी टाइप्स, जस्टिस कितनी टाइप की है, लिबर्टी कितनी टाइप की है, इक्वलिटी कितनी टाइप की, और फेटर्निटी कितनी टाइप की है, और उसी ऑर्डर में बताना है, मतलब रेस्पेक्टिवली हमारे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब देखो जस्टिस, लिबर्टी, अब यहाँ इसलिए मैंने इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, अब इसलिए गाइज मैंने ये जो यहाँ पे मिसिंग करा था ना, ये इसलिए किया था। दैट्स द रीजन, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन करवाना चाहता था, अगर मैं आपको वो बता देता ना तो बहुत ईजी हो जाता। अब देखो गाइज जस्टिस क्या होती है, अब वही लिखते हैं पहले। तो इसमें क्या है, जस्टिस सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके बाद लिबर्टी है, लिबर्टी मैं वर्ड वर्ड लिख देता हूँ, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ,
फेथ एंड वर्शिप। फिर जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी में क्या है? जस्टिस, लिबर्टी और एक से पहले आएगा इक्वलिटी। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। एंड लास्ट वन इज फ्रेटर्निटी। इसमें कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। अब इसमें वर्ड है फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रेटर्निटी इसमें डिग्निटी है और एश्योरिंग डिग्निटी, डिग्निटी और फिर बाद में है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो ये वर्ड्स हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizen, justice, liberty, equality, fraternity assuring dignity and dignity of the individual and unity and integrity of the nation. Or we are ourselves adopt the constitution on 26th 26 नवंबर 1940। ये वर्डिंग्स थी, ये तो आप पढ़ लेंगे, कहीं भी आपको गूगल में मिल जाएगा। मेन पर्पस ये था ये क्वेश्चन। अब देखो जस्टिस कितनी आई 3, लिबर्टी कितनी आई 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद स्टेटस कितने हैं 2, डिग्निटी कितना है 1, इक्वलिटी मतलब 2 है। तो इस क्वेश्चन में देखो जस्टिस 3 थी, लिबर्टी 5, इक्वलिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी 2, फ्रेटर्निटी में डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल 1। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। और इसके मैंने सॉल्यूशन छोटा सा ऐड कर दिया था कि जो जस्टिस है सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, लिबर्टी थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी और ये। सो प्रीएम्बल हमारा खत्म हो गया। अब हम सिटीजनशिप पे स्टार्ट करते हैं। देखो जो यहाँ नहीं मिलेगा ना थ्योरी में, वो मैं न्यूमेरिकल में दिला दूंगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में मिल जाएगा। बाकी देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको जल्दी फिनिश करते हैं। अब कह रहा है आर्टिकल 5 to 11, ये पार्ट 2 है गाइस, पार्ट 2 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 1 to 4 में शुरू में क्या है, इंडिया दैट इज भारत पहला है। फिर सेकंड में हमारा उसके बाद जो एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, थर्ड में एग्जिस्टिंग स्टेट के रिलेटेड है, अल्टरिंग द बाउंड्री, चेंजिंग द नेम। फिर 4 में है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होंगे और ये प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट होगा। फिर 5 में यहाँ से स्टार्ट होगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 जनवरी 1950 हुआ था एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो वहीं से डील करता है। उसमें कुछ टेम्परेरी और ट्रांजिशन प्रोविजंस थे। जैसे आर्टिकल 5 कह रहा है सिटीजन बाय डोमिसाइल ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट, जो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। सिटीजन 6 कह रहा है आर्टिकल 6 सिटीजनशिप ऑफ पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान बिफोर इस डेट। आपको ये डेट नो नीड टू रिमेंबर, नो नीड टू रिमेंबर या रिकॉल, ठीक है गाइस, याद करने की जरूरत नहीं है, बस इस डेट से पहले जो माइग्रेट हो गए थे। फिर क्या है, आर्टिकल 7 कह रहा है पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर दिस डेट लूज इंडियन सिटीजनशिप। जो इस डेट के बाद मार्च 1 1947 इस डेट से पहले माइग्रेट कर गए वो लूज इंडियन सिटीजनशिप। फिर कह रहा है आर्टिकल 8 सिटीजनशिप ऑफ इंडियन रिसाइडिंग अब्रॉड। जो इंडियंस हैं ये यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं उनकी सिटीजनशिप कैसे डील होगी। आर्टिकल 9 कह रहा है, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है guys। हमारे देश में नो डुअल सिटीजनशिप, वी प्रेफर सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब क्या है सिंगल सिटीजनशिप का? मीन्स वी डोंट हैव डुअल, वी डोंट हैव सिटीजनशिप ऑफ स्टेट। जैसे कोई बंदा हरियाणा का है, इट डजंट मीन दैट ही विल बी सिटीजन ऑफ हरियाणा एंड इंडिया बोथ। ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट मीन्स ही इज अ सिटीजन ऑफ हरियाणा और व्हाटएवर, इट डजंट मैटर। सो नो स्टेट, एग्जांपल हरियाणा, पंजाब, बिहार, यूपी, तमिलनाडु एटसेट्रा, नो स्टेट स्पेसिफिक एटसेट्रा, नो स्टेट स्पेसिफिक सिटीजनशिप। ओके गाइस, नो स्टेट स्पेसिफिक, यही मतलब है कि इंडिया की एक ही सिटीजन होगी, मींस इंडिया सिटीजनशिप। और आप अगर
there is also if person voluntarily acquires foreign citizenship, अगर आप फॉरेन सिटीजन को वॉलंटरीली एक्वायर करेंगे देन यू विल लूज इंडियन सिटीजनशिप. ठीक है गाइस, यू विल लूज इंडियन सिटीजनशिप. नेक्स्ट आर्टिकल, पार्लियामेंट में रेगुलेट सिटीजनशिप बाय लॉ. लॉ, पार्लियामेंट रेगुलेट से लॉ कर सकता है. लॉ इसमें बनाया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अभी आया था रिसेंटली. और सिटीजनशिप एक्ट है जो इसी इसी ऑन द बेसिस ऑफ दिस आर्टिकल, जो एक्ट है सिटीजनशिप का वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आर्टिकल ओनली. एंड देन ये रहा वो एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955 से 2015 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 बोलते हैं, जो हिंदूज को और सिख नॉन मुस्लिम्स को सिटीजन देने की बात की गई थी. फिर आर्टिकल 11, पार्लियामेंट एम्पावर टू मेक फ्यूचर लॉज ऑन सिटीजनशिप. आर्टिकल 11 क्या कहता है गाइस? पार्लियामेंट एम्पावर टू मेक फ्यूचर लॉज. तो ये दोनों 10-11 लॉज की बात कर रहे हैं. देखो जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं. पहला है एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरा कह रहा है जो माइग्रेट करके पाकिस्तान को, और तीसरा कह रहा है जो माइग्रेट करके पाकिस्तान को वो लूज करेंगे. लेकिन जो जुलाई में लूज करे हैं वो उनके ऊपर है कि वो फिर वापस आए हैं, वो रजिस्टर करेंगे. 6 में ये सारी बातें हैं. तो 5-6 पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तान माइग्रेशन, ये है स्टार्टिंग. उसके बाद 8 है जो अब्रॉड के हैं, और 9 इंपॉर्टेंट आपको पता ही है. अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019, 15 में भी हुआ था. कह रहा है ग्रांट्स इंडियन सिटीजनशिप, सिटीजनशिप का, जिसपे बहुत सारे कोविड के टाइम पे वो भी हुए थे स्ट्राइक वगैरह. कह रहा है ग्रांट्स इंडियन सिटीजनशिप टू प्रोसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज. नॉन मुस्लिम वही हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश. नॉन मुस्लिम, क्योंकि गाइस दे आर मुस्लिम कंट्रीज, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा बायस तो है ही कि मुस्लिम्स को नहीं दे रहे हैं. अगर मुस्लिम के साथ गलत हो रहा है तो उनको भी देना चाहिए. बट दे आर, बट एक इसमें ये भी पॉइंट है कि वो जो ये जो कंट्रीज है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दे आर मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज. तो डेफिनेटली मुस्लिम कंट्रीज अगर मुस्लिम को प्रोटेक्ट नहीं करेगा देन हु विल डू इट. बट डेफिनेटली ये डिस्कशन की बात है, इसको हम लिव इट. बस ये लॉ को पढ़ते हैं कि नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप दी, जो दी जाएगी. और कट ऑफ डेट रखी है दिस वन, दे मस्ट हैव एंटर्ड इंडिया बिफोर 31 जुलाई 2014. एग्जाम देम फ्रॉम कैटेगरी ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स. कोई इलीगल वीगल कुछ नहीं, जो रजिस्टर करेगा उसको सिटीजनशिप मिलेगी. डज नॉट अप्लाई टू मुस्लिम, ये है पॉइंट. लीडिंग टू नेशन वाइड डिबेट्स, वही मैं बोल रहा था, एंड प्रोटेस्ट. अ हिंदू फ्रॉम बांग्लादेश हु एंटर्ड इंडिया इन 2010 and was staying illegally would now be eligible to Indian citizenship under का, ये एग्जाम्पल है. ठीक है, इस हिंदू हो सकता है इसमें, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियन, बट मुस्लिम को अलाउड नहीं होगा. ये यही लॉ है. अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम गाइस. हमारा डिस्कशन लॉ के ऊपर नहीं है, लॉ लॉ बनाने वाले को बनाने दीजिए. वी जस्ट स्टडी. कह रहा है सिटीजन ऑफ इंडिया विल लूज हिज और हर सिटीजनशिप. देखो गाइस मैंने वो पॉइंट नहीं लिखे जो नेचुरलाइजेशन है वो क्योंकि मैंने लिखे कि चलो क्वेश्चन से हो जाएंगे वो. कह रहा सिटीजन ऑफ इंडिया विल लूज हिज और हर सिटीजनशिप इफ ही और शी. लूज कब करेगा ये? रिनाउंस इंडियन सिटीजनशिप. ठीक है, रिनाउंस खुद ही दे दे. वॉलंटरीली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री. आर्टिकल कौन सा है गाइस? आर्टिकल 10, आर्टिकल 9. देखिए गाइस, आर्टिकल 9 ये कह रहा है ना, वॉलंटरी एक्वायर द सिटीजनशिप फॉरेन, फॉरेन सिटीजनशिप. आर्टिकल 9 है ये तो क्लियर कट. आर्टिकल 9, तो 2 तो सही, 100% सही है. 100% को पहले हम करते हैं और ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं. उसके बाद मैरिज अ सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्रीज. ये कोई जरूरी नहीं है कि उससे सिटीजन मैरी करके अगर वहाँ की सिटीजनशिप लेगा तब, इट इज नॉट कंपल्सरी. तो सिर्फ कह रहा है क्रिटिसाइज दी गवर्नमेंट. अरे यार ये कोई बात थोड़ी, क्रिटिसाइज दी गवर्नमेंट. क्रिटिसाइज करने से कोई सिटीजनशिप लूज नहीं करेगा गाइस. ठीक है, तो कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. तो गाइस आप लोग अटेम्प्ट करिए, और मैंने आपको थोड़ा हिंट भी दे दिया है. तो आप इसको बताइए मुझे इसका क्या आंसर होना चाहिए. आप लोगों को मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ. और ये यूपीपीसी 2017 का सवाल है. 10 सेकंड लीजिए आप.
सो गाइस आपको आंसर पता लग गया होगा। अब देखो इसमें कैसे एलिमिनेट करेंगे, कह रहा है किस किस केस में पर्सन अपनी सिटीजनशिप लूज करेगा, तो 1 और 2 में तो लूज करेगा ही करेगा, रिनाउंस मतलब खुद ही छोड़ दे रहा, ये तो है ही 1 और 2, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 3 ये इट इज नॉट कंपलसरी, 4 इज ऑल्सो नॉट कंपलसरी, तो आंसर सी हो जाएगा। 4 में तो कह रहा है इफ यू विल क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, क्या आप अपनी सिटीजनशिप खो दोगे, नहीं यू विल नॉट लूज, तो 4 से एलिमिनेट करेंगे और किसी और देश के लड़की से आप शादी कर लोगे तो इट इज नॉट कंपलसरी, आपने वहाँ की सिटीजनशिप ली नहीं है, शादी करी। इफ यू विल एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री देन यू मे लूज द सिटीजनशिप। अनदर क्वेश्चन गाइस, who among the following not eligible for registering as OCI कार्ड होल्डर अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015, 2015 बोल रहा था ना, जो 19 में 15 में भी हुआ था। कह रहा माइनर चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर एन इंडियन सिटीजन, कोई माइनर चाइल्ड है जिसके पेरेंट इंडियन सिटीजनशिप है, वो तो ओसीआई कार्ड होल्डर तो बन ही सकता है यार। ये तो बहुत ही मतलब सिंपल हो गया कि इंडियन मेरे बच्चे ओसीआई कार्ड होल्डर तो ले ही सकते हैं, मैं इंडियन सिटीजन स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन जहाँ इंडियन सिटीजन आ रहा है तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना गाइस। फिर कह रहा है इंडियन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, इस पे सोचना पड़ेगा। लास्ट पढ़ लेते हैं, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ अ पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट हुज ग्रैंड पेरेंट्स वर सिटीजन ऑफ इंडिया। देखो यहाँ सब में सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करी है, इसी में नहीं करी है, और यही आंसर हो जाएगा सी, कि जो पाकिस्तान माइग्रेट कर गया पार्टीशन के बाद, वो डेट भी बताई थी 1 मार्च, और ठीक है वो डेट याद करने की जरूरत नहीं है कि जुलाई वाली थी और वो मार्च वाली थी, तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। एक ये डेट है गाइस, 19 जुलाई 1948, और एक 1 मार्च। यही पार्टीशन के बाद जो माइग्रेट कर गए उनको, वो तो सिटीजन हमारे देश के रहे नहीं ना गाइस। इसमें मैंने ऐड भी कर दिया है कि इसमें जो वो हुए थे सेक्शन 7 और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015, इसमें जो ओसीआई कार्ड होल्डर के प्रोविजंस हैं ये मैंने दे दिए हैं, आप इसको गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, और फिर इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बस एक बार रीडिंग मार लेना और दैट्स इनफ। सो लेट्स स्टार्ट विद फंडामेंटल राइट्स। अभी तक हमने प्रियम्बल और ये कर लिया है, अब हम फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करेंगे। तब तक एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। प्रियम्बल में क्या था गाइस, सोवरेन सोशलिस्ट, सोवरेन मतलब फ्री, सोशलिस्ट मतलब क्या, इकोनॉमिक इक्वलिटी, सेकुलर मतलब नो रिलीजन, डेमोक्रेटिक मतलब इलेक्टेड, रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट। इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर जो है 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ है, और एक इंटीग्रिटी, जो गाइस इंटीग्रिटी है वो भी 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ है। उसके बाद जस्टिस 5 है, लिबर्टी 3 है, जस्टिस 3 है, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टी 5 है, फिर इक्वलिटी 2 है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और फैटर्निटी 1 है, डिग्निटी। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर हुआ है, और ये केशवानंद भारती केस और एलआईसी ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बस इतना ही करना है इसमें। नेक्स्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसमें आर्टिकल 5 कहता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट नहीं, सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11, और इसमें जो आर्टिकल 5 कहता है कि स्टार्टिंग ऑफ दी, और 6 7 में पाकिस्तान माइग्रेशन की बात कर रहा है, 8 में अब्रॉड वालों की बात कर रहा है, ओसीआई वालों की, और ये अब्रॉड में है जो 9 में कर रहा है कि भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वॉलंटरी एक्वायर करेंगे, या डुअल सिटीजनशिप की बात कर रहा है, नहीं है नो, और 10 और 11 में लॉ की बात कर रहा है कि फ्यूचर में भी लॉ बना सकता है और करंट में भी। फिर ये सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, जिसमें बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन, ये एक्वायरिंग एंड लूजिंग करने की तरीके हैं। बर्थ मतलब यू बर्न, बाय डिसेंट जो आपके कुछ डिसेंट हो, हेरिडिटरी, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, नेचुरलाइजेशन से कर सकते हो, और कोई टेरिटरी से कर सकते हो। उसके बाद गाइस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जिसमें आपको नॉन नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देंगे, कट ऑफ डेट उसकी 31 दिसंबर 2014 रखी गई। लेट्स स्टार्ट फंडामेंटल राइट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। देखो गाइस फंडामेंटल राइट्स क्या है, राइट्स गारंटेड टू ऑल सिटीजन ensuring individual freedom, equality, protection against state action। मतलब राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज गाइस कोई अगेंस्ट आर्बिट्री, एक वर्ड होता है ना, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी, TRARY,
सॉरी TR RB TRA RB आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट जो है स्टेट है उससे हमें प्रोटेक्ट करेगा। और आर्टिकल 32 सॉरी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इससे हमें स्टेट के एक्शन से अगेंस्ट जो हम कोर्ट मूव कर सकते हैं और वी कैन आस्क कोर्ट दैट आवर फंडामेंटल राइट हैज बीन ब्रोकन, प्लीज प्रोटेक्ट एंड कोर्ट हैज टू इशू रिट्स। इसमें कोर्ट को रिट्स इशू करने पड़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे अभी। 5 तरह के रिट्स हैं जो। आर्टिकल 12 इसमें गाइस स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, बस इतना ही जानने की जरूरत है। स्टेट में क्या है, स्टेट में क्या है गाइस, गवर्नमेंट है, स्टेट हो सकती है और सेंट्रल की गवर्नमेंट हो सकती है, लोकल अथॉरिटीज हो सकती हैं, पार्लियामेंट हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेटर हो सकता है, स्टेचुटरी बॉडीज हो सकती है जैसे कि कोई भी स्टेचुटरी वाटर कमीशन है, CERC है, एनी स्टेचुटरी बॉडीज विच आर मेड बाय लॉ। फिर आर्टिकल 13 कह रहा है एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट इज वॉइड। कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है तो वो वॉइड हो जाएगा। इस आर्टिकल जो 12 है इस पे क्वेश्चन आया है कि स्टेट क्या है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इतना भी आपको याद रह जाएगा तो आप काम कर जाएंगे कि इसमें स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है। देखो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एक साथ है, देखो गवर्नमेंट स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उसके बाद लोकल अथॉरिटीज और स्टेचुटरी बॉडीज। इतना है, बस याद कर लीजिए। फिर आर्टिकल 14 है गाइस, पहले सबसे जो डिफरेंट हमारे जो राइट्स हैं उसको हम एक एक करके कवर करेंगे। तो पहला राइट, फर्स्ट राइट है राइट टू इक्वलिटी। फर्स्ट राइट इज राइट टू इक्वलिटी, दिस इज फर्स्ट राइट। और आर्टिकल 14 टू 18 में कवर है ये। तो सबसे पहले आर्टिकल 14 में क्या रहता है, दो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बस इतना ही जानना है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दो होते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स everyone is equal before law, everyone is equal before law, everyone is equal before law। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कह रहा है जो जो करंट जिनकी जो सिचुएशंस है, अब जैसे कि कोई जैसे गरीब है, उसके पास रिसोर्सेज कम है, तो और कोई रिच है, तो उनको हम इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते ना। तो वही कि अनइक्वली ट्रीटिंग अनइक्वल्स अमंग अनइक्वल्स और इक्वल्स अमंग इक्वल्स, ऐसा कुछ कंसेप्ट है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। इसमें एक केस भी है EP रायप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। जो इक्वलिटी है वो डायनेमिक है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूला टाइप का फिक्स है, डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है कुछ। तो ये इस केस में कहा गया था। UPSC केस देता है, 4 केस दे देगा और उसमें क्या क्या था, ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, ये पूछ लेता है। आर्टिकल 14 से रिलेटेड है। आर्टिकल 15 है गाइस, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको बहुत डिटेल में दिया है। 15-16 इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है आर्टिकल 15 प्रोहिबिट स्टेट from discriminating against any citizen on the basis of RRCSP। ऐसे याद कर लीजिए कि जो आर्टिकल 15 है वो हमें RRCSP से बचाता है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ RRCSP ग्राउंड्स। इससे डिस्क्रिमिनेशन से बनाता है। आर क्या, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस। अब इसमें डिफरेंट क्लॉजेज हैं 6। पहला क्लॉज कह रहा है नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड बाय स्टेट ऑन अबव ग्राउंड्स। ये तो सेम यही बात बोल दी। उसका नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन ऑन द सेम 5 ग्राउंड्स। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है कि जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, प्लेसेस हैं, शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें किसी को इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। फिर क्लॉज 3 में क्या है गाइस, स्टेट शैल मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन चिल्ड्रन, जैसे एग्जांपल रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन एजुकेशन, जॉब, मैटरनिटी बेनिफिट्स। तो जो स्टेट है वो कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए। फिर क्लॉज 4 क्या कह रहा है गाइस, देखो मैं एक ही क्लॉज पढ़ रहा हूँ, जानबूझ के एक ही क्लॉज आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप सारे क्लॉज याद कर लीजिए, मैं एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज भी करा दूंगा। स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशल एंड SC/BCs, SCs एंड STs। क्लॉज 4 के बेसिस पे ही रिजर्वेशन दिया जाता है। फिर स्टेट कैन मेक एडमिशन इन प्राइवेट एडेड इंस्टीट्यूशंस, रिजर्व एडमिशन, इसमें भी रिजर्वेशन कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इसमें आर्टिकल 29-30 कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा। और सेम SC/BCs, SCs एंड STs। उसके बाद
जो क्लॉज 6 है वो EWS वाला है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिसेंटली अपहेल्ड भी कर दिया है। ये वाला केस है गाइस, जनहित अभियान, ये इससे रिलेटेड है। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ EWS कोटा, क्योंकि इसमें कह रहे थे ना कि 50% की लिमिट थी इंदिरासानी जजमेंट में, तो वो देखो ये 50% सीलिंग कही थी, बट वो अब 60% हो गई है। अब वो 60% हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड भी कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट केस लॉस थे, इंदिरासानी जजमेंट और जनहित अभियान। इसमें 27% ओबीसी का, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 50% सीलिंग कहा था इंदिरासानी में, और जनहित में नॉट वायलोटेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहा, जो 50% को एक्सटेंड करके 60% किया गया। फिर एक चंपकम दोराई राजन केस था सबसे पहला, इस पे CSE में क्वेश्चन भी आया है प्री में। ठीक है गाइस, कोर्ट स्ट्रक डाउन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दिस लेड टू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 15 क्लॉज 4। जो 15 क्लॉज 4 है ये गाइस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड हुआ। उसके बाद 3 केस हैं, चंपकम दोराई राजन, इंदिरा साहनी, एक अशोक कुमार ठाकुर, ये भी वही 27% ओबीसी वाला है, तो इतना 15 क्लॉज 5 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला। उसके बाद जनहित अभियान केस अपहेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने इसको, जो अशोक कुमार ठाकुर वाला जो केस था उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, और जनहित अभियान केस में EWS कोटा। तो एक बार और फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। RRCSP के बेसिस पे कोई रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। RRCSP के बेसिस पे क्लॉज 1 में क्या कह रहा है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 2 में वही एक्सेस टू पब्लिक प्लेस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 3 में वुमेन, देखो 1 में इंपॉर्टेंट नहीं है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, RRCSP ही बोल रहा है। 2 में ये पब्लिक प्लेसेस की बात कर रहा है। 3 में वुमेन की बात कर रहा है गाइस, एंड चिल्ड्रन, इनमें रिजर्वेशन दे सकते हैं समथिंग। उसके बाद 4 में क्या, SE, BCs, SCs और STs, इनके जॉब्स में, इसकी जॉब्स के लिए जो रिजर्वेशन वगैरह है, स्पेशल प्रोविजंस। फिर 5 में इन्हीं की बात कर रहा है बट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। और 6 फाइनली EWS। ये जल्दी से याद हो जाएंगे आपको। और गाइज इसमें केसेस हैं, एक चंपकम दोराई राजन केस है, इसकी वजह से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। ये जो 4th है ये आफ्टर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। देखो 3 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, ये ओरिजिनल में थे, ये आपको याद रखना है। और ये जो ये आया ये फर्स्ट में आया है ना, ये फर्स्ट में आया है, और ये 103rd में आया है। इसका 5th कौन से में आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे भी अभी याद नहीं है। सो इसको आप बताना मुझे, आई विल सी। ठीक है, इस फर्स्ट में ही होगा मुझे लग रहा है ये भी, शायद आप एक बार बताइएगा मुझे कंफर्म करके। फिर आर्टिकल, ये कीवर्ड्स हैं आप देख लीजिएगा जो एक्सप्लेन करना है, मतलब जो एग्जांपल्स वगैरह है। और EWS कोटा जो जनरल कैटेगरी को, लो इनकम, सबको पता है, ये मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा उसको। फिर आर्टिकल इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16, ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कह रहा है, प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होगा, इस गवर्नमेंट जॉब्स, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब जो अनइक्वल्स हैं उनको इक्वल बनाने के लिए क्या किया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो इसमें भी 6 क्लॉज हैं गाइस। पहला क्लॉज कह रहा है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन, जैसे उसमें पहला क्या था, उसमें भी तो पहला यही था ना कि इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। दूसरे में कह रहा है नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन RRCS। अब इसमें यहाँ तक तो सेम है, अब इसमें 2 चीज और आगे, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। अब ऐसा नहीं है कि हरियाणा में हरियाणा वालों को जॉब मिलेगी, तमिलनाडु में तमिलनाडु वालों को जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं है। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद पार्लियामेंट में मेक लॉ प्रिसाइडिंग रेजिडेंस बेस्ड रिक्वायरमेंट इन सर्टेन एरियाज। पार्लियामेंट बाय लॉ may make law prescribing residence based reservation इन सर्ट, जैसे किसी एरिया में लैंग्वेज बैरियर है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में लैंग्वेज बैरियर है, तो वहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मे मेक रेजिडेंस बेस्ड रिक्वायरमेंट में बाय लॉ। ठीक है, जैसे AP पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट फॉर लोकल्स,
ये लोकल्स के लिए जो बनाया गया था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एपी, तो हो सकता है। फिर स्टेट कैन मेक रिजर्वेशंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस, वही क्लॉज 4, बैकवर्ड क्लासेस नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड इन गवर्नमेंट सर्विसेज। फिर 4A में एस टीज की है। 4B में कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहा है, अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसीज फॉर फ्यूचर ईयर्स। देखो गाइस, इतना क्लोज यूपीएससी गया नहीं है इनमें, लेकिन जा सकता है, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ डिटेल में। उसके बाद अलाउज रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन टू रेस्ट्रिक्ट हायरिंग द मेंबर्स ऑन देयर ओन रिलीजन। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने हिंदू टेम्पल हायरिंग ओनली हिंदूज, तो इसको रेस्ट्रिक्ट करता है आर्टिकल 5 और आर्टिकल्स, ये क्लॉज 6, ये तो 103 ईडब्ल्यूएस का है। क्लॉज 6 दोनों में ईडब्ल्यूएस है, क्लॉज 4 दोनों में एससी एसटीज और ओबीसीज के रिजर्वेशन के लिए है, अप टू 10% रिजर्वेशन। इसमें भी जजमेंट वही हो जाएगा गाइस, एक तो इंदिरा साहनी जजमेंट। इसमें रिजर्वेशन कांट बी इन प्रमोशंस पहले था, लेटर इसको 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी कभी भी डाल सकता है कि पहले यूपीएससी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दे सकते, बट फिर उसको अमेंडमेंट करके चेंज कर दिया गया था। उसके बाद अपहर 27% ऑफ रिजर्वेशन, ये तो आपको पता ही है। क्रीमी लेयर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। उसके बाद कह रहा है एम नागराजन वाला केस में क्या है, वैलिडेटेड द रिजर्वेशन इन प्रमोशन, यही 2006 में वैलिडेट कर दिया रिजर्वेशन इन प्रमोशन आर्टिकल 16 क्लॉज 4A, बट सेट स्टेट मस्ट जस्टिफाई विद डाटा। डाटा से कौन जस्टिफाई करता है, वो चलता ही है। फिर जर्नैल सिंह केस है गाइस 2018 का, इसमें रिमूव रिक्वायरमेंट ऑफ कलेक्टिंग क्वांटिफाइबल डाटा। मतलब पहले इसमें बोला डाटा, और फिर जर्नैल सिंह में कह दिया कि नाउ रिमूव्ड कर दिया डाटा, कोई जरूरत नहीं है। फिर जनहित अभियान केस, ये तो आपने अभी पढ़ ही लिया। तो ये है गाइस आर्टिकल 16, इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं जल्दी जल्दी, कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है पहले में, फिर दूसरे में है ऑल सिटी की आरआरसी, फिर डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे रिजर्वेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। पार्लियामेंट में मेक लॉ प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस। उसके बाद इसमें कह रहा है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, फिर नो डिस्क्रिमिनेशन, ये आरआरसीएस, और फिर डिसेंट प्लेस ऑफ बर्थ। उसके बाद रेजिडेंस बेस्ड रिक्वायरमेंट। उसके बाद गाइस रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। उसके बाद 4A में है प्रमोशंस, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। फिर 4B में है कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज। 5 में है रिलीजियस डिनोमिनेशन इंस्टीट्यूशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। उसके बाद 6 है ईडब्ल्यूएस, याद रहेगा गाइस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बार पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं फंडामेंटल राइट को, उसके बाद फिर हम जल्दी से क्वेश्चंस कर लेंगे इसके बेसिस पे। आर्टिकल 17 क्या कह रहा है गाइस, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बस इतना ही याद करिए। इसमें एक स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अपल बॉन्ग केस है, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन अगेंस्ट कास्ट प्रैक्टिसेस, बिकॉज अनटचेबिलिटी तो गाइस इंडिया में कहीं भी होनी ही नहीं चाहिए। ये इसके इसके लिए एक एक्ट भी है गाइस, और वो एक्ट जो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट, ये मुझे बताइएगा कौन से ईयर में पास हुआ। ठीक है गाइस, ईयर इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 में वही एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स मिल सकते हैं, जैसे कि भारत रत्न दिया जा सकता है, अर्जुन अवार्ड दिया जा सकता है। तो बट ऐसे किसी को टाइटल नहीं लगाना है, एबोलिशन करना है टाइटल को, एंड एक्सेप्ट, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है जैसे भारत रत्न वगैरह। ठीक है, इस आपको टाइटल ऐसा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा अपना टाइटल लगा के घूमेंगे कि ये वगैरह नहीं, भारत रत्न लोग अपने नाम के आगे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल लोग आईएएस अपने नाम के बाद लगाते हैं, और उसके बाद लोग एडमिरल वगैरह लगाते हैं, कैप्टन लगाते हैं, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा। एक्सेप्ट लिखा है, एक्सेप्शन इज देयर, क्योंकि जो मेहनत करके एक्वायर किया गया है तो उसको तो हम रिकॉग्निशन देंगे ही ना गाइस। उसके बाद गाइस आर्टिकल 19 शुरू करते हैं इसमें गाइस। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, नॉट ए 1 मिनट, 20 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, क्योंकि मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा, तब तक आप पढ़िए।
सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं क्योंकि हमें बहुत कुछ करना है। अभी हम पेज नंबर कितने पे 6 पे ही पहुंचे हैं और हमारे पास 20 पेज का डॉक्यूमेंट है। कह रहे हैं गाइस आर्टिकल 19, इसमें देखो राइट टू पार्ट 2 आ गया है। हमने पहला करा था राइट टू इक्वलिटी, जैसे ही दूसरा आएगा तीसरा आएगा मैं उसके पास लिख दिया करूंगा। अब दूसरा आ गया राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम में 4 आर्टिकल है, राइट टू इक्वलिटी में 14 टू 18 था, अब इसमें 19 टू 22 है। इसमें वही है कि फ्रीडम दे रही है, फ्रीडम ऑफ, जैसे पहला 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। फॉर एग्जांपल देखो 9 में 5 है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में 6 फ्रीडम्स हैं। कौन कौन से हैं? स्पीच एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली एंड पीसफुली, राइट फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, मूव फ्रीली, रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडियन, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। जैसे इसको कैसे याद किया था मैंने, जैसे मैं हाईलाइट करता हूँ जो वर्ड्स मैंने याद किए थे। एस ए ए एम, ये उसके बाद आर पी। तो गाइस क्या हो गया, एस ए एम, साम आर पी। ये इसकी ट्रिक है, ऐसे अगर आप याद कर सकते हैं कि इसमें एस है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल, ये असेंबल है, और ये एसोसिएशन है। ये असेंबल है, ये एसोसिएशन है। और इसमें फिर गाइस एम से मूव फ्रीली, आर से रिसाइड एंड पी से प्रोफेशन, प्रैक्टिस प्रोफेशन। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जो है ये है, ये है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये आप कुछ भी बोलेंगे, बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, मतलब यू कैन नॉट हर्ट द फीलिंग ऑफ अदर पर्सन। सो डेफिनेटली देयर आर सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। वर्ड इज लाइक दिस, रीजनेबल, ऐसा नहीं अनरीजनेबल, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। और 19 क्लॉज 2 में यही बताया कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, डिसेंशियल मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। सो ये एब्सोल्यूट नहीं है, इनके बेसिस पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। और गाइज अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो हर उसमें एक एक रेस्ट्रिक्शन है। जैसे अब एक एक करके इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1) क्लॉज ए जो हमने किया था, ये ए बी सी डी वही है, 19(1) क्लॉज ए बी सी डी ई एफ। सो वही बता रहा है कि ए में वही है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसमें राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियंस है। इसको जल्दी भी कर लेते हैं। इसमें वही, इसमें जो लिमिटेशन है ये याद कर लीजिएगा। ये 4 इंपॉर्टेंट है, पहले का याद कर लीजिए, बाकी को मत करिएगा। कि इसमें सिक्योरिटी है, फिर पब्लिक ऑर्डर है, फिर कंटेम्प्ट है, डेफेमेशन है। एस पी सी डी, एस पी सी डी, सिक्योरिटी है, पब्लिक ऑर्डर है, कंटेम्प्ट है और डेफेमेशन है। इसमें मेनका गांधी का केस है इंपॉर्टेंट, राजा गोपाल वाला भी है, लेकिन मेनका गांधी का वही है कि फ्रीडम, जो फ्री स्पीच है वो कर्ब नहीं कर सकते। वैसे कैन नॉट रूल दैट फ्री स्पीच कैन नॉट बी कर्ब्ड एक्सेप्ट इन एवं मेंशन केसेस, मतलब इनके अलावा ऐसा नहीं है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्ब करेंगे। फिर अगला है राइट टू असेंबल, फ्रीडम ऑफ असेंबल एंड पीसफुली विदाउट आर्म्स। इसमें पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी का एक्सेप्शन है। उसके बाद फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, वही साम क्या है, एस डबल ए एम, साम, फिर आर पी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबल, freedom of association, freedom to move freely, then reside in any part and then practice any profession। इसमें राम मनोहर लोहिया वाला केस है। उसके बाद फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए है, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर, इसमें जो लिमिटेशन है वो पब्लिक ऑर्डर है। सब में अलग अलग लिमिटेशन है, लेकिन पहले का याद कर लीजिए कि एसपीसीडी है, ठीक है। एसपीसीडी याद कर लीजिए, सिक्योरिटी, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, कंटेम्प्ट एंड डेफेमेशन, एसपीसीडी, बस इतना याद करिए। उसके बाद फ्रीडम टू मूव फ्रीली, इसमें पब्लिक हेल्थ, ऐसा नहीं है कि पब्लिक हेल्थ में क्या है, कोविड वाला केस याद करिए कि आप कोई बीमारी है तो ऐसा नहीं कि आप फैला सकते हैं। फिर पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल एरिया है, वहाँ जाके आप नहीं रह सकते हैं, वहाँ पे आपको स्पेशल परमिशन लगेगी। फ्रीडम टू रिसाइड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इसमें भी एक्सेप्शंस क्या है, मे बी इम्पोज्ड बाय स्टेट, प्रोटेक्टिंग स्टेट लॉज, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज और वो सब। उसके बाद फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, इसमें वही है
प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए फ्रीडम है, लेकिन इसमें भी लिमिटेशन है कि लॉज के, रेगुलेटरी लॉज, पब्लिक हेल्थ, ट्रेड मोनोपोली, ये सब कुछ है। पहले वाले का याद करिएगा, SPCD, वो इम्पोर्टेंट है, वो रिपीट भी हुआ है, दोबारा भी आ सकता है। ठीक है, और ये आप पढ़ लीजिएगा, ये PDF आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट आर्टिकल है 20 आर्टिकल, इतना मतलब ओके ओके, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दिया, बस इसमें याद करिए डबल जियोपार्डी की बात कर रहा है आपको। तो 3 चीज़ें हैं 20 में, 3 डिफरेंट थिंग्स हैं। वन इज डबल जियोपार्डी, अदर इज एक्सपोस्ट फैक्टर लॉ और सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब क्या है कि आपको, आपके खिलाफ गवाही नहीं दी जाएगी, विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, नो विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, हिम और हरसेल्फ। दूसरा कह रहा है एक्सपोस्ट फैक्टर लॉ, मतलब जो करंट में लॉज है उसी के बेसिस पे आपको, करंट लॉज के बेसिस पे ही, बेसिस फॉर जो पनिशमेंट है। उसके बाद अगला है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी में क्या होता है गाइस, कि सेम सेम क्राइम के लिए आपको डबल पनिशमेंट नहीं मिलेगी। नो डबल पनिशमेंट फॉर सेम क्राइम। ठीक है गाइस, फिर आर्टिकल 21 में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये भी आर्टिकल 15 16 इंपॉर्टेंट है, 19 इंपॉर्टेंट है, 21 इंपॉर्टेंट है गाइस। उसके बाद एक 27 या 6 इंपॉर्टेंट है रिलीजन वाला, और 29 30 इंपॉर्टेंट है, एक 32। फंडामेंटल राइट में ये आर्टिकल आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जो मैंने PDF दिए इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल मेंशन किए हैं डिटेल में। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी होगा इसमें। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की भी बात होती है। ठीक है गाइस, कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जाएगा, आपको लॉयर दिया जाएगा, आपको आपके खिलाफ गवाही देने के लिए वो नहीं होगा। सो उसके बाद गारंटीज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये है इंपॉर्टेंट इस आर्टिकल का सार। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी टेकन अवे। मैं तो ये कहूँगा इसको कभी भी टेकन अवे नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाहे इवन इमरजेंसी में भी ये वैलिड होना चाहिए, क्योंकि लाइफ तो है ही ना। यू कैन नॉट टेक अ पर्सन लाइफ, कैन नॉट बी टेकन अवे एक्सेप्ट जस्ट फेयर एंड रीजनेबल लीगल प्रोसीजर्स। उसके बाद गाइस कह रहा है एक्सटेंडेड एक्सपेंडेड इंटरप्रिटेशन है ड्यू टू जुडिशियल एक्टिविज्म। आर्टिकल 21 इंक्लूड्स वाइड रेंज। अब देखो, राइट टू प्राइवेसी, ये PYQ में आया है। राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, ये भी इसका केस बताइएगा मुझे, इन्वायरमेंट वाला। उसके बाद राइट फॉर लीगल एड, राइट टू डाई विद डिग्निटी। ठीक है गाइस, सो ये इंपॉर्टेंट है। राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये सबके केसेस हैं, ये केस लॉ से ही। राइट टू प्राइवेसी, KS पुट्टा स्वामी केस। राइट टू एजुकेशन, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, मेहता मेहता करके कोई केस है। राइट टू लीगल एड एंड राइट टू डाई विद डिग्निटी, पैसिव यूथनेसिया। अब इसके इंपॉर्टेंट केस भी लिखे हैं, जैसे जस्टिस KS पुट्टा स्वामी। इसमें क्या है, राइट टू प्राइवेसी, इसको हाईलाइट ही करते हैं। KS पुट्टा स्वामी, राइट टू प्राइवेसी। मेनका गांधी केस, प्रोसेस मस्ट बी जस्ट फेयर, क्योंकि ऐसा नहीं है, शुड नॉट बी आर्बिट्री। अब जो प्रोसेस ही पनिशमेंट है गाइस, जो जुडिशरी में, if it will take 20 years for to deliver a judgment, then that 20 years will be punishment for you. Definitely you have to face lot of troubles because of that. फिर खड़क सिंह का केस है, ये भी सेम राइट टू प्राइवेसी का है, और कॉमन कॉज वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया यूथनेसिया के ऊपर था। ठीक है, एक आप मुझे इन्वायरमेंट के ऊपर जो भी है वो केस कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और मैं कमेंट पढ़ता हूँ गाइस, ट्रस्ट मी। फिर कह रहा है आर्टिकल 22, कह रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई आर्बिट्री को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा भी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे भी आपको इसके बारे में डिटेल्स पता होना चाहिए। आर्टिकल 22 इंडिया में हर एवरी पर्सन शुड नो।
तो स्कूल में पढ़ाना चाहिए डिटेल में, पोस्टर्स लगे होने चाहिए आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्बिट्रेरी अरेस्ट और डिटेंशन से आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन पार्ट 1, इसमें 2 पार्ट हैं गाइस। पहला है कि इन्फॉर्म करना है रीजन ऑफ अरेस्ट, इसको हाईलाइट से ही पढ़ा जाए, इन्फॉर्म ऑफ द रीजन ऑफ अरेस्ट। दूसरा कह रहा है कंसल्ट लॉयर ऑफ द चॉइस और प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। इलीगल आपको कोई डिटेन नहीं कर सकते, मजिस्ट्रेट जब बोलेगा तभी आपको डिटेन करा जाएगा। फिर कह रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट। इसमें प्रिवेंटिव उसमें था गाइस पहले आपको डिटेन कर लिया गया उसके बाद, अब ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, अब आपको पहले ही मतलब घर में ही डिटेन कर लिया है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू आर गोइंग टू कमिट सम क्राइम और आपको उसके प्रिवेंट अ क्राइम, पहले में आपने क्राइम कर दिया है, एक्सपेक्टेड है पार्ट 1 में कि अरेस्टेड पर्सन की बात करें, यू हैव डन द क्राइम। सेकंड में कह रहा है प्रिवेंटिव है, मतलब यू आर एक्सपेक्टेड टू डू द क्राइम। तो नो, इसमें क्या है, प्रिवेंटिव मीन्स एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड कि क्राइम होगा। सो नो प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 22(1) एंड 22(2), यहाँ पे भी देखो 22(1) एंड 2 की बात कर रहे हैं, इसमें प्रोटेक्शन है अंडर दोज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस कैन डिटेन without trial up to 3 months without advisory board approval or can be expanded if advisory board approves। advisory board होता है जिससे अप्रूवल के बिना 3 मंथ तक आपको रखा जा सकता है और उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड से अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। इसके अंदर एक्ट भी बनाए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यूएपीए एक्ट आपने पढ़ा होगा, वो ऐसा ही। फिर एक ये वाला एक्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये जो फेमा है, वो सारे एक्ट्स हैं जिसमें भी केजरीवाल जी को डिटेन किया गया था। तो ये सब एक्ट्स हैं जिसके तहत होता है। कमला एक्ट है गाइस, तो इम्पोर्टेंट है। इसमें मेनका गांधी केस सब में ही आ रहा है, इसमें भी वही है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया था इसमें, पहले प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ था और लेकिन बाद में ड्यू प्रोसेस ऑफ। एडीएम जबलपुर केस है कि इमरजेंसी में आर्टिकल 21 सस्पेंड किया सकता है बट लेटर ओवर रूल, तो ओवर रूल्ड हो चुका है, अब आपका आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं हो सकता। एक गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास है कि अपहेल्ड वाइड पावर्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन को वाइड पावर को अपहेल्ड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, अब जल्दी जल्दी निपटा देंगे इसको, कि प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। चाइल्ड लेबर जो है वो नहीं, फोर्स लेबर नहीं होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोवाइड करता है। ठीक है, फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर इसमें आर्टिकल 24 में, इसमें फोर्स लेबर है, फोर्स लेबर में बैगिंग नहीं होगी, गेटिंग माई पॉइंट गाइस, बैगिंग नहीं होगी और आप गुलाम नहीं बनेंगे किसी के, स्लेवरी नहीं होगी, स्लेवरी नहीं होगी, बैगिंग नहीं होगी, फोर्सली आप कुछ नहीं करवा सकते। और चिल्ड्रन को, नो चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज टू वर्क इन हजार्डस इंडस्ट्रीज। 40 साल से छोटे जो 14 ईयर से जो छोटे, 40 बोल रहा हूँ, सॉरी, जो 14 ईयर से बिलो है एज से, दे आर नॉट अलाउड टू वर्क इन हजार्डस इंडस्ट्री। अब देखो गाइस, आप कमेंट में मुझे क्या बताएंगे यहाँ पे, देखो मैंने पढ़ा है तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कमेंट में क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक पॉइंट की कौन कौन से विच वर्क्स आर अलाउड फॉर चिल्ड्रन बिलो 14। ठीक है गाइस, ये मुझे कमेंट में बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने घर में ही काम कर रहे हैं, हाउस होल्ड वर्क, तो वो तो आपको अलाउड है ना। चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर से हम घर का काम तो कराते हैं, कुछ सामान मंगवाना है, कुछ भी करवाना है, तो वो तो अलाउड है फैमिली। सो डेफिनेटली समथिंग लाइक दैट। एक पॉइंट मिस हो गया गाइस आर्टिकल 21 में ही, आर्टिकल 21 में जो ये मिस हो गया है, मैं एकदम से याद आया, इसको दूसरा ले लेते हैं, दिस वन। ठीक है गाइस, ये है, इसमें कह रहा है राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया था, पहले आर्टिकल 45 में था, अब ये फंडामेंटल राइट में लाया गया और यहाँ पे अप टू कर दिया गया, अप टू 6 ईयर्स। और इसी में फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ऐड किया गया है, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स, ऑफ पेरेंट्स।
आर्टिकल 51 क्लॉज। ठीक है इस ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये स्टेट पीसीएस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं कवर करना चाहता था। अब अगला आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें पहला आर्टिकल है आर्टिकल 25 की फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन ऑफ रिलीजन। आपको फ्री यू आर फ्री टू प्रोफेशन ऑफ एनी रिलीजन, यू आर फ्री टू प्रोफेस एनी रिलीजन। आप किसी भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं। इसमें बिजॉय इमैनुअल केस है, बहुत फेमस केस है कि स्टूडेंट कैन रिफ्यूज टू सिंग नेशनल एंथम बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीव्स। वो रिलीजियस बिलीव्स है, सो ये उससे रिलेटेड था गाइस, और बहुत फेमस केस है। मुझे तो लगता है कि भाई नेशनल एंथम को नहीं, एवरीवन शुड सिंग, क्योंकि वो जो नेशनल एंथम है इट इज बियॉन्ड रिलीजन, इट इज बियॉन्ड एनीथिंग, इट इज अबाउट नेशनैलिटी। सो आई डोंट एग्री विद दिस कि नेशनल एंथम तो भाई गाना ही चाहिए। दैट्स व्यू है भाई अपना। फिर ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए मैंने इसको भी डिटेल में दिया है। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कह रहा है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। देखो यही तो बात है, ये यहाँ पे भी आएगा, बीपीएससी पूछेगा ये कहाँ पे है। ये आर्टिकल 26 में भी है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डोमिनेशन ऑफ सेक्शन हैव राइट। क्या राइट है कि establish and maintain religious institution, manage its affairs, acquire property, administer property according to the law। ठीक है, इसमें रिलीजियस डोमिनेशन का क्या मतलब होगा की टर्म्स को, जो टर्म्स है उसको भी एक्सप्लेन किया है कि ग्रुप हैविंग कॉमन फेथ, रिचुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, राइट्स अवेलेबल टू बोथ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी रिलीजन्स। और आर्टिकल 27 कह रहा है गाइस नो टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, टैक्स फ्री है। ठीक है, तभी तो एनजीओ में टैक्स नहीं लगता है, इसमें टैक्स नहीं लगता है। टेम्पल्स, नो टैक्स इन टेम्पल्स, मस्जिद्स। ठीक है, मस्जिद टेम्पल्स इनमें कोई केस नहीं है। सो नेक्स्ट आर्टिकल 28 कह रहा है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन, मतलब जो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन, सेमी सेमी गवर्नमेंट हो सकते हैं, ये फुली गवर्नमेंट फंडेड हो सकते हैं। ठीक है इस फिर आर्टिकल 29 और 30। अब देखो एक और पॉइंट आता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर उसको बताता हूँ। प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। इसमें वही है कि माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसमें गाइस पहले कहता है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। देखो यही पूछता है कि जो जो पहला है वो कह रहा है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। ठीक है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, एनी, इस वर्ड को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। स्टार मार्क है, कह रहा है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर हैज राइट टू कंजर्व इट। ठीक है, नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी स्टेट मेंटेन और स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ, देखो यहाँ भी ये मेंशन है, आरआरसीएसपी करके मुझे याद रहता है, तो आप इसको कैसे भी याद करना है, इसमें बस आरआरसी तो है, इसमें लैंग्वेज और एनी ऑफ देम करके आ रहा है। फिर स्कोप क्या है, अवेलेबल टू बोथ माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी, यही कि जो ये है ये सिर्फ माइनॉरिटीज का राइट आर्टिकल 30, लेकिन ये है एनी सेक्शन इफ दे हैव डिस्टिंक्ट कल्चर एंड लैंग्वेज प्रिवेंट्स डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। ठीक है, इसमें सेंट स्टीफन वाला केस है कि सेंट स्टीफन में जो ये क्रिश्चियन रेटेड स्कूल है ना, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो क्या वो लिमिटेड रिजर्वेशन फॉर देयर कम्युनिटी कर सकते हैं? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कैन हैव लिमिटेड रिजर्वेशन। ठीक है, जिसको मैं दूसरे इससे हाईलाइट कर देता हूँ, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कैन हैव लिमिटेड रिजर्वेशन बट मस्ट एडमिट अदर्स हो। तो जैसे सेंट स्टीफन है, इसी से रिलेटेड एक जामिया है, जामिया मिलिया, उससे है एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो इसमें आप अपने कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन रख सकते हैं, रिलीजियस है। सो बट ये जो आर्टिकल 30 है इसमें रिलीजियस और लैंग्वेज दोनों है ना, जो आर्टिकल 29 है इसमें लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, सिर्फ इनकी बात कर रहा है, और इसमें कर रहा है रिलीजियस एंड लैंग्वेज बोथ। ठीक है, तो जामिया मिलिया इंस्टीट्यूशन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो इनमें आप रिजर्वेशन रख सकते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, बट यू हैव टू अलाउ अदर्स।
मेरा एक फ्रेंड है, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, हिंदू है, तो अब अलाउ कर रहे हैं भाई, ये सिचुएशन बहुत इंप्रूव हो रही है। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ, मैं तो ये कहूँगा जाना भी चाहिए आपको, डिफरेंट कम्युनिटी के साथ उनके कल्चर को जानने का मौका मिलेगा, सो दैट विल बी नाइस। कह रहा ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज हैव राइट टू स्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। जो माइनॉरिटीज हैं इसमें दो क्लॉज हैं, एक क्लॉज वन है स्टेट एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इट मस्ट एंश्योर एडिक्वेट कंपनसेशन। तो इसमें एडिक्वेट कंपनसेशन की बात कर रहा है क्लॉज वन ए में। क्लॉज वन में कह रहा है कि कोई भी रिलीजियस और लैंग्वेज माइनॉरिटी हो, उनके पास राइट टू है, क्या है, स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और तीसरे में है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट व्हाइल ग्रांटिंग एड टू माइनॉरिटीज। ऐसा नहीं कि माइनॉरिटीज को एड नहीं दी जाएगी, ठीक है गाइस। उसके बाद एसेंस में पढ़ लीजिएगा, इसमें दो इंपॉर्टेंट केस है, एक टीएमए पाई फाउंडेशन वाला है स्टेट ऑफ कर्नाटक की डिफेंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, और पीए इनामदार केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनामदार केस। इसमें वही है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम रिजर्वेशन पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। वही अपने वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में उसमें लिखा भी है, जो आर्टिकल 15 और 16 है, इसमें मेंशन भी किया गया है। अब गाइस एक इम्पोर्टेंट और आता है कि राइट्स ओनली फॉर सिटीजन्स, यहीं से लिखते हैं 15 16 पे है ही। आप ऐसे पेयर में याद करिए 19 और फिर 29 30, ठीक है। ऐसे पेयर में याद कर लिए कि पहले 15 उसका डबल 15 16 उसके फिर डबल के आसपास 29 30 और बीच में 19। तो ये आप याद कर लीजिए कि राइट ओनली फॉर सिटीजन्स है, बाकी जो सब है वो सबके लिए है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम्स में कई बार। अब ये अगला अगला आता है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, जो आपको बताया था राइट टू मूव टू कोर्ट, आर्टिकल 32, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें राइट्स को राइट दे दिए, इनको प्रोटेक्ट कौन करेगा, प्रोटेक्ट कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट भी करता है, हाई कोर्ट का भी है, तो आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट करता है, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए है। और ये वाइडर है, ये अदर देन ये अदर देन फंडामेंटल राइट के लिए भी रिट्स इशू कर सकते हैं, अदर देन फंडामेंटल राइट्स कैन इशू रिट्स अदर देन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इस बट सुप्रीम कोर्ट, जो आर्टिकल 30, सुप्रीम कोर्ट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बी आर अम्बेडकर जी ने डिफाइन किया था इसको। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्ड बाय बी आर अम्बेडकर गारंटीज राइट टू अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, ये है राइट टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब 5 है, एक हैबियस कॉर्पस, मैंडमस प्रोहिबिशन, सर्टियोरी और क्यू वारंटो। इनके मीनिंग समझा देता हूँ मैं, और इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन देखो। हैबियस कॉर्पस मींस, हैबियस कॉर्प लग रहा है ना बॉडी से, हैव द बॉडी, मतलब ये आपको कोई ऐसा नहीं है इलीगली डिटेन कर लेगा, प्लीज ब्रिंग द बॉडी, मतलब बंदे को बाहर लाइए। जो आर्टिकल आपने 22 में पढ़ा था ना, दो तरह के डिटेंशन थे, एक अरेस्ट अरेस्ट के बाद, और एक कि आपने क्राइम कर दिया है, और एक दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो वो डिटेंशन के ऊपर था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है हैबियस कॉर्पस लाएगा कि यूज द वर्ड टू अनलॉफुली डिटेन्ड के लिए, इफ अ पर्सन इज डिटेन्ड विदाउट लीगल प्रोसेस, ठीक है। ये अगेंस्ट एनीवन, एनीवन, स्टेट मतलब गवर्नमेंट भी हो सकता है और प्राइवेट भी, ठीक है गाइस। मैंडमस भी कमांड, ये गवर्नमेंट के खिलाफ ही होगा मैंडमस, ओनली गवर्नमेंट, क्योंकि जो पब्लिक ड्यूटी होती है उसके लिए होगा पब्लिक ड्यूटी। कमांड क्या करेगा कि डू योर ड्यूटी, गेटिंग माय पॉइंट। वी कमांड कि इसमें क्या रहा है, कंपेल पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, एग्जांपल है आस्क द म्युनिसिपल बॉडी टू फॉलो द लॉ, ठीक है गाइस। तो यही है इसमें कि परफॉर्म इट्स ड्यूटी, इसमें इसका मतलब यही हो गया डू योर ड्यूटी। अगला कह रहा है टू फॉरबिड, प्रोहिबिशन मतलब टू फॉरबिड इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, यही फॉरबिड मतलब स्टॉप करना,
फॉरवर्ड मतलब स्टॉप, ये हायर कोर्ट इशू करेगा लोअर कोर्ट को और ट्रिब्यूनल को कि स्टॉप प्रोसीडिंग बिकॉज इट इज आउटसाइड देयर जुरिस्डिक्शन। सर्टियोरी और प्रोहिबिशन ये दोनों रिलेटेड है, हायर कोर्ट ही इसमें भी करता है। इसमें क्या है, फॉरबिड करना, ये प्रोटेक्ट प्रिवेंटिव है, ये प्रिवेंटिव है और ये करेक्टिव है गाइस। सर्टियोरी मतलब टू बी सर्टिफाइड कि क्वेश द ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल बियॉन्ड इट्स पावर, जो क्वेश करेगा, क्वेश मतलब कैंसिल करेगा, क्वेश द ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल दैट एक्टेड बियॉन्ड इट्स पावर। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे प्रोहिबिशन और सर्टियोरी में कौन जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अगेंस्ट लग सकता है, प्रोहिबिशन और सर्टियोरी में। फिर क्यू वारंटो बोल रहा है बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है, क्यू वारंटो बोल रहा है बाय व्हाट अथॉरिटी, कहने का मतलब देखो मैंडेमस आप है ना पढ़िए जब, तो हैबियस कॉर्पस को अलग पढ़िए, फिर मैंडेमस और क्यू वारंटो इसको एक साथ पढ़िए, और फिर प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन और सर्टियोरी इनको एक साथ पढ़िए, क्योंकि ये है बॉडी के रिलेटेड, ब्रिंग बॉडी, मैंडेमस डू योर ड्यूटी वी कमांड, क्यू वारंटो ये भी कि ये बाय व्हाट अथॉरिटी, ये बोल रहा है मतलब इसमें बोल रहा है डू योर ड्यूटी और इसमें बोल रहा है आपको किसने अपॉइंट किया, समझ रहे हैं। प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस ही इज नॉट एंटाइटल्ड, मतलब जो एंटाइटल्ड नहीं है, हु इज द अथॉरिटी टू अपॉइंट, तो उसको डाउट करता है। अप्लाइज हु कैन फाइल द पिटीशन, इसमें दोनों हो सकते हैं कि सिटीजन्स नॉन सिटीजन जो भी, मतलब इसमें जो जिसके जिसका राइट ब्रोक हुआ है वो भी और जिसका नहीं हुआ है वो भी, बट नॉट इन एवरी केस, गेटिंग द पॉइंट। कुछ कुछ केसेस में जिसका राइट ब्रोक हुआ है सिर्फ वही जा सकता है, बट सम अदर जैसे हेबियस कॉर्पस है, तो हेबियस कॉर्पस में आपको डिटेन होना, तो हाउ विल यू गो, तो उसमें तो कोई भी जा सकता है कि भाई मेरे बेटे को मेरे उसको, गेटिंग माय पॉइंट गाइस, हुज फंडामेंटल राइट्स हैड बीन वायलेटेड, वो जा सकता है। अब देखो आर्टिकल 226 मैंने बताया था आपको, आर्टिकल 226 इसमें क्या कह रहा है, कैन बी यूज्ड ओनली फॉर एफआर, जो ये है ये ओनली एफआर, अब देखो ओनली हमेशा गलत नहीं होता ना, बट ये वाइडर है, अदर देन एफआर ऑल्सो। अब हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर एफआर प्लस, देखो ये हाईलाइट के बात है, एफआर प्लस एनी अदर लीगल राइट्स। इसमें इंपॉर्टेंट केस है एक रोमेश थापड़ और मिनेरवा मिल्स 1980 में सुकेशवानंद भारती के पास, इसमें भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी, बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी, देखो ये है बेसिक स्ट्रक्चर, डिक्लेयर दैट आर्टिकल 32 इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड इवन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि आप आर्टिकल 32 को रिमूव कर देंगे तो फंडामेंटल राइट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। फिर फर्स्ट मेजर यूज ऑफ आर्टिकल 32 टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, रोमेश थापड़ 1950, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस केस है रोमेश थापड़ का, कि फर्स्ट यूज पूछ सकता है एग्जाम में, फर्स्ट यूज कब हुआ था। तो गाइस यहीं पे फंडामेंटल राइट हमारे खत्म हो गए, हम फंडामेंटल राइट से दो चार क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, उसके बाद हम पार्लियामेंट शुरू करेंगे, विल स्टार्ट विद पार्लियामेंट। सबसे पहले एक क्वेश्चन ऊपर था, आ गया भाई आजा, ये है, देखो गाइस कह रहा है लेजिस्लेशन, आप पढ़िए इस क्वेश्चन को, एक मिनट का, एक मिनट तो ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, एक मिनट बोलता हूँ, बट मान लीजिए 30-40 सेकेंड्स ये आपको मैं दे रहा हूँ, ओके गाइस। सिविल सर्विसेज 2021 का क्वेश्चन था ये, वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, बट अब एवरीडे अगर इतना भी नहीं देखेंगे और इतना भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर भूल जाइए प्रीलिम्स को, एटलीस्ट आपको डेली एग्जाम नियर आ रहा है तो आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स। तो गाइस क्वेश्चन क्या है, लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन एन एग्जीक्यूटिव और administrative authority and unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following, देखो इसमें कीवर्ड क्या था, अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड पावर दे दी किसी को, वो क्या वायलेट करेगा, देखो ये तो हो नहीं सकता, ये तो आप कोर्ट जाएंगे, इसमें तो कोई ये डीपीएसपी में आता है, तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है, रिलीजन की बात कर रहा है,
तो बचा क्या ए, इसी में तो कहेगा ना कि इक्वलिटी है, इसमें क्या है, इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। तो उसमें किसी को अनगाइडेड डिस्क्रिशनरी, तो इससे अपोजिट हो गया ना, ये इसको वॉयलेट करेगा आर्टिकल 14 को। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो ये आंसर ए हो जाएगा इसका। अच्छा क्वेश्चन था ये सिविल सर्विसेज का, ये भी हमने क्वेश्चंस किए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा आगे लग गया था एफआर का। अब देखो ये सीडीएस 2016 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही लाया हूँ जिससे आपका रिवीजन होगा। Which of the following fundamental rights as enshrined in the Constitution of India belong only to citizen? ये मैंने बताया था सिटीजन के लिए कैसे याद करना है आपको, पहले 15 16 पेयर में, 19 29 30, क्योंकि ये माइनॉरिटीज भी है, ये माइनॉरिटीज हैं तो सिटीजन में ही होंगे ना। ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट वास्ट, और ये क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब बाहर वाले को फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ी देंगे, तो इसलिए 15 है, 16 है, 19 है, 21 तो यार आप, लाइफ तो सबकी होगी ना, ये ऑल है, फॉरेन को भी अलाउड है, तो 134 हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ रेमेडी वेयर अ पर्सन कैन बी कमांडेड, कमांड, वी कमांड टू परफॉर्म सम पब्लिक ड्यूटी। देखो सर्टियोरी और मैंने प्रोहिबिशन बोला था, प्रोहिबिशन क्या है, टू फॉरबिड, सर्टियोरी क्या है, टू बी सर्टिफाइड, क्यू वारंटो क्या है, इससे लग रहा है वारंट, बाय व्हाट अथॉरिटी, और वारंट यू आर इन पब्लिक ऑफिस। मैंडमस में है वी कमांड डू योर ड्यूटी, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए ही होगा खाली, नॉट प्राइवेट। प्राइवेट नहीं कर रहा है काम तो नहीं कर रहा भाई, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट द फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय स्टेट, दीज रेस्ट्रिक्शन। अब रेस्ट्रिक्शन कौन सी है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, defamation, decency and morality and incitement of offense। अब इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लाया, उस समय मैंने इसलिए आपको वहां पे इसलिए बताया भी था कि देखो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, अगर सिर्फ इसकी बात की जाए, देखिए तो उसमें देखो मैं बता देता हूँ अभी, एस पी सी डी यही था ना, सिक्योरिटी, कंटेम्प्ट, डेफेमेशन, पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, इस एस पी सी डी फॉर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए। अब देखो आपको एक बार दिखा देता हूँ, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है भाई, इतना डिटेल में फ्री में इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। देखो पूरा आर्टिकल है, सर्टेन राइट्स अगेंस्ट इतना, आर्टिकल 19 में कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन along with four other essential features। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में कह रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये। अब वन वाले में जो रेस्ट्रिक्शन है, अब देखिएगा ये रेस्ट्रिक्शन सारी हैं, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, ये डेफेमेशन, इंसाइटमेंट, लेकिन वन वाले में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इसमें वही है एसपीसीडी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, कंटेम्प्ट, डेफेमेशन, बाकियों में तो सब है। तो एसपीसीडी के हिसाब से देखेंगे तो डी तो होना चाहिए, डिफेमेशन 3 तो होगा ही, तो ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब डी इज डेफेमेशन ना, अभी बताया आपको, देखिए डी इज डेफेमेशन, कंटेम्प्ट। ठीक है, अब डिसेंसी ये तो होगा नहीं दूसरा डी, लेकिन वन के साथ देखिए वन सही है तो ये भी गलत हो गया। अब वन के साथ या तो 3 आएगा या 2, देखो इसमें डाउट क्या है क्वेश्चन में, पहले आंसर आंसर देखते हैं फिर बताता हूँ। अब 2 वैसे भी नहीं था, लेकिन इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस भी तो नहीं है, जो 19 क्लॉज 1, 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, इसमें तो बस ये 4 ही है, उसमें इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस भी नहीं है, तो आंसर क्या होना चाहिए, ओनली वन, मतलब वन सही है, सॉरी गाइस, वन सही है इसमें।
2-3 का मैं नहीं पता, लेकिन 2-3 है भी नहीं तो आंसर इसका ये होना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 19, ओवरऑल आर्टिकल 19 देखें, टोटल आर्टिकल 19, तो उसका आंसर डी हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो ये इसमें एक यूपीएससी ने जो है वो पूरा क्लियर कट नहीं बताया था कि इसमें आप क्या करना चाहते हैं एग्जैक्टली तो इसलिए इसका आंसर ए भी मान सकते हैं आप और डी भी मान सकते हैं। मतलब ये पूरा टोटल आर्टिकल 19 पे पूछना चाह रहा था, या सिर्फ सिर्फ ओनली 19 क्लॉज 1 ए? अगर 19 क्लॉज 1 ए को देखा जाए तो उसके हिसाब से तो आंसर ए हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इसको देखेंगे, आर्टिकल टोटल 19 को, तो आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 19 देखिए, आर्टिकल 19 जो कंप्लीट है उसमें तो सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, समझ रहे हैं? लेकिन 1 ए को देखेंगे तो सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन है। सो इसलिए इसका आंसर मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए। बाकी आप लोग अगर आंसर से डिफर करते हैं तो यू कैन टेल मी। ठीक है, आई विल सी कि क्या हो सकता है, यू कैन टेल मी वाया कमेंट। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, पार्लियामेंट। ठीक है, आप रीड करिए इसको, अभी एक सेकेंड में शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पार्लियामेंट। इसमें समझने का कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ याद करने का है। बस कैसे याद करना है, एक बार आपने सुना होगा तो जल्दी याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आर्टिकल 79 है। एग्जीक्यूटिव नहीं पढ़ाऊंगा, एग्जीक्यूटिव जो प्रेसिडेंट के बाद आता है, आर्टिकल 72 से 78 तक, ये एक अलग वीडियो में आएगा आपके साथ, उसको मैं शेयर कर दूंगा। अभी हम पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट ये दोनों पार्ट करेंगे बस। मेरा पार्लियामेंट में क्या होता है, देखो आर्टिकल 79 में कह रहा है जो पार्लियामेंट होता है इसमें 3 पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। मीन्स प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब लोकसभा के बारे में क्या है, इस लोकसभा की 5 ईयर्स की टेन्योर होती है, 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है और डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। वहीं राज्यसभा की बात की जाए तो इसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, और ये परमानेंट बॉडी है, मतलब ये डिसॉल्व नहीं होती है गाइस कभी भी, नेवर डिसॉल्व्स, बट लोकसभा डिसॉल्व होती है। उसके बाद 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स, 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं इसमें। उसके बाद जो सेशंस होते हैं गाइस पार्लियामेंट के, 3 सेशंस होते हैं। बजट सेशन, जनरली इट इज नॉट कंपलसरी कि तीनों होने जरूरी हैं, नॉट कंपलसरी। कॉन्स्टिट्यूशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है कि 6 मंथ शुड नॉट पास, शुड नॉट, SHOULD, शुड नॉट पास बिटवीन 2 सेशंस। मतलब 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशन के बीच में। बाकी आप 3 सेशन करिए, 2 सेशन करिए, इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट नॉट मेंशन, नॉट मेंशन। ठीक है, 3 सेशन होते हैं। बजट सेशन जिसमें बजट होता है फेब्रुवरी टू मई, मॉनसून सेशन जुलाई टू सितंबर, एंड विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर। अब इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट्री डिवाइसेस हैं, यही इंपॉर्टेंट है इसमें पार्लियामेंट में, इसी पे क्वेश्चन आता है। जैसे कि क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर होता है, जैसे यू कैन आस्क क्वेश्चंस अगेंस्ट मिनिस्टर्स, एमपीज, मिनिस्टर आंसर्स एमपीज क्वेश्चन। जो एमपीज होते हैं वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं। और गाइज इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं,
एक होते हैं स्टार्ड क्वेश्चन, एक होते हैं अनस्टार्ड। स्टार्ड क्वेश्चन में ओरल आंसर होता है गाइस, इसमें रिटर्न आंसर होता है। The MP ask questions, they can ask star answered। और जो स्पीकर ऑफ द हाउस होता है, स्पीकर ऑफ हाउस, वो एडमिट करता है, एडमिट करता है क्वेश्चन को। ठीक है गाइस, तो वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। ओरल होता है स्टार्ड, और ओरल में क्या है, इसमें क्रॉस क्वेश्चन पॉसिबल है, मतलब फर्दर क्वेश्चन, इसमें नॉट पॉसिबल। फिर जीरो आवर, अनशेड्यूल्ड, यूज टू रेज अर्जेंट मैटर। ये अनशेड्यूल्ड है। जीरो आवर मतलब, जीरो आवर ये इंडियन इनोवेशन है गाइस, ये कहीं मेंशन नहीं है, इंडियन इनोवेशन है, नॉट मेंशन एनीवेयर। ठीक है, ये अर्जेंट मैटर को रेस करना है, ये जीरो आवर होता है। ये जो सेशन स्टार्ट होता है ना, नाम ही लग रहा है जीरो, जीरो जीरो आवर कब होता है, ये 12 बजे जब जीरो हो जाते हैं उस टाइम पे होता है, क्वेश्चन आवर के बाद स्टार्ट होता है। इसमें अर्जेंट मैटर के लिए होता है गाइस, ये शेड्यूल नहीं होता है इसका कोई, ये इंडियन इनोवेशन है, बस इतना याद रखिए। उसके बाद देखिए, कुछ मोशंस होते हैं, तो मोशन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एडजर्नमेंट मोशन, इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं वो कर दूंगा। एडजर्नमेंट मोशन में क्या है, attention to draw attention of definite matter of urgent public importance, it leads to suspension of normal business, स्पीकर की कंसेंट कंपलसरी होती है ना। कैन बी मूव्ड इन लोकसभा और राज्य, ये देखो, कैन बी मूव्ड इन लोकसभा ओनली, नॉट इन राज्यसभा, राज्यसभा में मूव नहीं कर सकते इसको, नॉट नॉट राज्यसभा, ओनली लोकसभा। इम्प्लीकेशन क्या है, सेंसर ऑफ द गवर्नमेंट हैज हेंस एडमिटेड रेयरली, गवर्नमेंट की सेंसर होती है, हैज इसमें रेयरली एडमिट होते हैं। एडजर्नमेंट मोशन, जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ कोई, तो गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से, बट इसमें क्या होगा गाइस, गवर्नमेंट डिसॉल्व नहीं होगी। गेटिंग माय पॉइंट, जो गवर्नमेंट है डिसॉल्व नहीं होगी। उसका बाद अगला है नो कॉन्फिडेंस मोशन, इस ये इफ दिस पास्ड, इफ पास्ड, अगर ये पास हो गया गाइस, देन क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। ये गाइस, to test whether the council of ministers still enjoys the confidence चेक करने के लिए होता है। if passed government must resign, 50 मेंबर्स का सपोर्ट की जरूरत होती है एडमिट के लिए, सिर्फ लोकसभा, ओनली इन लोकसभा। ये भी एडजर्नमेंट मोशन लोकसभा में था, और ये भी लोकसभा में है। ठीक है, ये दोनों लोकसभा के हैं, ये भी लोकसभा है। मोरारजी देसाई ने रिजाइन किया था 1975 आफ्टर लूजिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस पास किया गया था। फिर कॉलिंग अटेंशन मोशन, ये नाम भी लग रहा है कि अटेंशन करना है, कॉलिंग अटेंशन ऑन मिनिस्टर ऑन अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, इसमें इट कैन मूव आउट, क्योंकि बिजनेस वही होते हैं ना, ओनली इन लोकसभा। राज्यसभा में ऐसा ही एक दूसरा रूल है, नोटिस अंडर रूल 180। और देखो, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, एग्जाम में न्यू चीज पूछी जाती है कि नोटिस अंडर रूल 180 क्या है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, वही हाफ एन आवर डिस्कशन होता है, कोई नो मोशन नहीं है, नो फॉर्मल, बस नो वोटिंग, बस रेस किया जाता है कोई मैटर, बस। सेंश्योर मोशन, देखो सेंश्योर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में डिफरेंस पूछा जाता है, सेंश्योर वर्सेस नो कॉन्फिडेंस मोशन, एनसीएम, इसके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। इसमें गवर्नमेंट को रिजाइन नहीं करना पड़ता, इसमें गवर्नमेंट रिजाइन करती है, इसमें नॉट। ठीक है, बस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, नो नीड फॉर रेजिग्नेशन इफ पास्ट, अनलाइक नो कॉन्फिडेंस मोशन। मस्ट स्टेट द रीजन, क्योंकि बिफोर इंट्रोड्यूसिंग यू मस्ट स्टेट द रीजन, और ये स्पीकर के ऊपर है वेदर इट इज ओनली इन लोकसभा। अगला है क्लोजर मोशन, देखो तीन तरह के क्लोजर होते हैं ये। सिंपल क्लोजर, सिंपल क्लोजर में क्या है कि इनफ डिस्कशन, इनफ डिस्कशन नाउ पुट टू वोट, ENOUGH, इनफ डिस्कशन नाउ पुट टू वोट, दैट द मैटर नाउ पुट टू वोट। क्लोजर बाय पार्ट्स, क्लोजर बाय पार्ट्स में क्या होता है, डिबेट इज डिवाइडेड इन सेक्शंस एंड वोटिंग हैपेंस आफ्टर ईच, मतलब सेक्शंस, नाम से ही लग रहा है पार्ट, कंपार्टमेंट्स में, तो जो डिबेट है वो पार्ट्स में होती है, और फिर वोटिंग एक साथ होती है। और गिलोटीन में क्या होता है, टाइम बाउंड क्लोजर यूज ड्यूरिंग बजट,
मतलब क्लोजर करना, जैसे जो डिस्कस हो गए, जो नहीं डिस्कस हुए वो भी पास माने जाएंगे। ठीक है गाइज, कंपार्टमेंट में क्या है, पार्ट्स में होते हैं डिस्कशन, और पार्ट्स वालों में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको पार्ट्स वाइज पास किया जाता है। और गिलोटिन में क्या होता है, इंपॉर्टेंट होते हैं टाइम बाउंड, और उसको बाद में बाकियों को भी पास माना जाता है। अब फाइनेंशियल रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जैसे डिमांड फॉर ग्रांट, जैसे बजट होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112 है इसका। तो इसमें फाइनेंशियल रिलेटेड पूछ रहे हैं डिमांड फॉर ग्रांट। डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है गाइस, ये भी ग्रांट मतलब पैसे के लिए, आपको बजट पास किया तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, है ना, कोई भी पैसा आपको अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालना है तो उसके लिए यूनिट पार्लियामेंट, लोकसभा अप्रूवल, लोकसभा की अप्रूवल चाहिए आपको, और उसके लिए आपको मोशन पास करना पड़ेगा, जो कि डिमांड ऑफ ग्रांट। ग्रांट ईच मिनट्स मिनिस्ट्री presents its estimated expenditure in the form of demand for grants voted in Lok Sabha only, क्योंकि वही तो गवर्नमेंट है जो खर्चा करती है। आफ्टर डिस्कशन it is subjected to various motion to approve, reject or modify. It must approve, must approve। गाइस बजट को भी है ना, बजट ये भी मस्ट अप्रूव होना चाहिए, मस्ट अप्रूव होना चाहिए, अदरवाइज गवर्नमेंट विल रिजाइन। और इसमें फाइनेंस मिनिस्टर बजट को पेश करती है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर इसको पार्लियामेंट में ले डाउन करती है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। अब डिमांड फॉर ग्रांट हो गए कट मोशन। कट मोशंस क्या होते हैं गाइस, जिसमें हम पॉलिसी को कट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं डिमांड फॉर ग्रांट को, जो पैसा ले रहे हैं उसको डिमांड। थ्री टाइप ऑफ कट होते हैं, अपोज डिमांड फॉर ग्रांट, थ्री पॉलिसी कट, टोकन कट, इकोनॉमी कट। ठीक है, इस पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट, टोकन कट। और पॉलिसी में क्या है कि पूरी पॉलिसी को ही रिमूव कर दिया था, जो मिलेगा ना इसमें 1 रुपया मिलेगा। रिड्यूस डिमांड 2 रुपीज 1 2, है ना। पॉलिसी का मतलब है यू विल गेट ओनली 1 रुपी ओनली। ठीक है, यू विल गेट 1 रुपीज 1 ओनली। ये डिसअप्रूवल है, ये गवर्नमेंट को पूरा डिसअप्रूव किया गया है। क्रिटिसाइज द एंटायर पॉलिसी, अ मोशन टू रिड्यूस डिफेंस मिनिस्ट्री ग्रांट टू ₹1 टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट आर्म्स डील, मतलब ऐसा कुछ मोशन किया जा सकता है। फिर इकोनॉमी कट है कि स्पेसिफिक रिडक्शन, सम अमाउंट रिडक्शन, कुछ रिडक्शन किया जा सकता है, सम अमाउंट रिडक्शन। इनएफिशिएंसी, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, इसके लिए होता है कि टू रिड्यूस, एग्जांपल है आस्किंग टू रिड्यूस 10 करोड़ फ्रॉम एजुकेशन मिनिस्ट्री ग्रांट ड्यू टू अनस्पेंड फंड्स, अनस्पेंड कम कर दीजिए इनके लिए। और टोकन कट में है रिडक्शन ऑफ ₹100, मतलब डिमांड ऑफ ग्रांट -100। ठीक है, इसमें होता है डिमांड ऑफ ग्रांट जो होता है वो विल बिकम ओनली ₹1। इसमें -100 होगा, माइनस, दिस इज माइनस। ठीक है, इसमें रिड्यूसिंग 100 इन हेल्थ मिनिस्ट्री डिमांड ओवर लैक ऑफ डॉक्टर, मतलब ये जस्ट दिखा रहे हैं, ग्रीवियंस बता रहे हैं कि गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। एक गिलोटिन मोशन अभी हमने पढ़ा था ना, टाइम एलोकेशन, इसमें क्या है, व्हेन टाइम इज शॉर्ट। देखो गिलोटिन मोशन में क्या होता है, ये भी क्लोजर मोशन होता है कि देखो एक होता है क्लोजर बाय पार्ट्स, कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्लोजर किया जा रहा है। पहले इस पार्ट को पार्ट्स में डिस्कशन किया जा रहा है और फिर उसको पास किया जाएगा। फिर मतलब कहने का मतलब क्या है, पार्ट्स में क्या होता है guys? कम जो पहले कर लेते हैं फिर गिलोटिन करेंगे। देखो क्लोजर बाय पार्ट, इसका मतलब क्या है कि पहले इस पार्ट को डिस्कस किया, इस पार्ट को डिस्कस किया, इस पार्ट को 4 पार्ट में डिस्कस किया, लेकिन जब इसको वोट करना है तो ओवरऑल होगा। ये है डिबेट, डिबेट इन पार्ट्स बट वोट ओवरऑल। गेटिंग माय पॉइंट, डिबेट मतलब 4 पार्ट में डिवाइड करके डिबेट की जा रही है, लेकिन जब पास किया जाएगा तो ओवरऑल एक साथ पास किया जाएगा। और गिलोटिन में क्या होता है कि टाइम कम होता है, तो जो नहीं डिस्कस हुए उनको भी पास माना जाता है। व्हेन टाइम इज शॉर्ट, नॉट ऑल डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन बी डिस्कस्ड इंडिविजुअली, द रिमेनिंग डिमांड्स ऑफ ग्रांट आर पुट टू वोट विदाउट डिस्कशन। मतलब डिस्कस्ड प्लस अनडिस्कस्ड, इन दोनों का डिफरेंस गाइस पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको डिटेल में बता भी दिया है। ये
पुट टू वोट होता है, पुट टू। और जो पार्ट वाला होता है क्लोजर बाय पार्ट्स वाला, इसमें क्या होता है कि पार्ट्स में डिस्कशन इन पार्ट्स, ये डिस्कशन है इन पार्ट्स बट वोट ओवरऑल। इन दोनों को वर्सेस करके पढ़ा जाता है गाइस, पढ़ लेना। तो इसमें हो रहा है जब गिलोटिन मोशन, जब टाइम शॉर्ट होता है तो क्या किया जाता है कि नॉट ऑल डिमांड फॉर ग्रांट, not all demand for grant can be discussed individually, therefore remaining part are put to vote without discussion, and the process applying is guillotine। ये एंड ऑफ द बजट सेशन में होता है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ बजट। अप्रोप्रिएशन बिल, अब देखा जाए अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है कि अप्रोप्रिएशन बिल इज इंट्रोड्यूस टू लीगलाइज विड्रॉल फ्रॉम सीएफआई। ये भी राज्यसभा में, मतलब राज्यसभा में ही पास होगा, और राज्यसभा कैन ओनली सजेस्ट, जस्ट लाइक मनी बिल, सजेशन दे सकता है और कुछ नहीं। और अप्रोप्रिएशन मनी की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर आपको लीगल तरीके से पैसा निकालना है, लीगल वे, ठीक है। फाइनेंस बिल, या ये मैंने एक अलग से मनी बिल एंड फाइनेंस बिल की वीडियो बनाई है, मनी बिल और फाइनेंस बिल वाली वीडियो बनाई है, यू कैन वॉच इट ऑन माई यूट्यूब चैनल गाइस, ठीक है। तो एक वीडियो है जिसमें डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ाया है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लेना उस वीडियो से। फाइनेंस बिल में क्या है कि फाइनेंशियल प्रपोजल को लाना है, जैसे टैक्स प्रपोजल्स, इसी के अंडर होगा गाइस, फाइनेंस बिल के अंडर ही होगा मनी बिल, इसी के अंडर होगा मनी बिल। उसके बाद फाइनेंस बिल 1, ठीक है। ये आर्टिकल 110 है और ये आर्टिकल 117 है, ये दोनों आर्टिकल आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से जाके पढ़ लीजिएगा। कंसीडर्ड अ मनी बिल अंडर आर्टिकल 110। देखो मनी बिल को मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है अलग वीडियो में, 10 मिनट की वीडियो है गाइस, आप उसको देख लेना। कंटेन्स ऑल प्रोविजंस रिलेटेड टू, आप मेरे चैनल में जाएंगे तो अगर प्लेलिस्ट में भी जाएंगे तो पॉलिटी वाले सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। कंटेन्स ऑल प्रोविजंस रिलेटेड टू रेवेन्यू रेजिंग मेजर्स, टैक्स, ड्यूटीज, लेवीज, ओनली लोकसभा कैन इंट्रोड्यूस एंड वोट, राज्यसभा कैन ओनली रिकमेंड। ये मनी बिल की बात कर रहा है, ठीक है गाइस। फिर वोट ऑन अकाउंट की पास्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर शॉर्ट पीरियड यूजुअली 2 months until the full budget is passed, used when budget approval process may extend beyond the financial, मतलब जैसे आपको पैसा चाहिए, इमरजेंसी नीड, शॉर्ट पीरियड के लिए आपको पैसा चाहिए, तो वोट ऑन अकाउंट होता है, एक वोट ऑन क्रेडिट। देखो ये गाइस पढ़ लेना गाइस, डिमांड, देखो मैं बता एक साथ लिख देता हूँ, डिमांड, डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है, पहला है। दूसरा क्या है, अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन बिल। उसके बाद वोट ऑन अकाउंट। उसके बाद है वोट ऑन क्रेडिट, वोट ऑफ क्रेडिट। ये कुछ इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड है और ये कंफ्यूजिंग है थोड़े से, तो यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, आई नो। पहले मुझे भी याद नहीं होते थे, लेकिन बहुत बार पढ़ने के बाद मुझे याद हुए हैं ये सारे, कि अप्रोप्रिएशन बिल लोकसभा में होगा, डिमांड फॉर ग्रांट पैसों के लिए निकालने के लिए होता है। तो वो सब आप जब 1-2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगा गाइस, ठीक है। जैसे डिमांड फॉर ग्रांट में आप थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में भी बार बार रिवाइज करेंगे, तो ये एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के लिए होता है, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड कितना है उसको अप्रूव करना है। अप्रोप्रिएशन मनी के लिए विड्रॉल, विड्रॉ फ्रॉम सीएफआई, लीगलाइज वे है। वोट ऑन अकाउंट अभी हमने पढ़ा, दिस इज फॉर शॉर्ट पीरियड। और वोट ऑन क्रेडिट, वोट ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्या है, लाइक ब्लैंक चेक, ठीक है। तो कह रहा है पास्ड इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस लाइक वार एंड नेचुरल कैलेमिटीज, नॉट डिटेल्ड लाइक ब्लैंक चेक, ठीक है। सप्लीमेंट्री ग्रांट होता है इसमें, एडिशनल स्पेंडिंग। और ये 3 तरह के ग्रांट्स हैं, सप्लीमेंट्री ग्रांट, एक्सेस ग्रांट, एडिशनल ग्रांट्स। सप्लीमेंट्री क्या है, वर्ड सही लग रहा है सप्लीमेंट्री, कुछ एक्स्ट्रा खर्च हो गया। एडिशनल स्पेंडिंग ड्यूरिंग द ईयर बियॉन्ड द अमाउंट वोटेड, एडिशनल, ठीक है। सप्लीमेंट्री में क्या है, एडिशनल। एक्सेस में क्या है,
एक्सपेंडिचर हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, अब आपको उसको पास करना है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। और ये फॉर न्यू सर्विसेज, एडिशनल ग्रांट फॉर न्यू सर्विसेज, कोई नई सर्विस आ गई ऑल इंडिया सर्विस, उसके लिए पैसा चाहिए ये एक्टिविटीज के लिए, ठीक है गाइस। सप्लीमेंट्री फॉर करंट ईयर, ये लास्ट ईयर ऑलरेडी ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, ऑलरेडी स्पेंड हो चुका है मनी, और ये फॉर न्यू सर्विस, न्यू ऑल इंडिया सर्विस जैसे आ गई कोई, तो उसके लिए होगा गाइस, ठीक है। all these requires the approval of parliament, mainly Lok Sabha, and authorized by appropriation. Appropriation bill वही है, money legalize withdrawal from CFI। गाइस इस वीडियो के साथ आप अपनी नोट्स भी पढ़ेंगे, और जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको पढ़ेंगे, तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आर्टिकल 110 देखो समरी है, आर्टिकल 110 मनी बिल, आर्टिकल 109 भी है प्रोसीजर्स रिलेटेड टू मनी बिल। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया मैंने, प्रोसीजर रिलेटेड एस्टीमेट से रिलेटेड है। आर्टिकल 114 अप्रोप्रिएशन बिल, 15 में है वही सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, एक्सेस ग्रांट, एडिशनल ग्रांट, 16 में है वोट ऑन अकाउंट एंड वोट ऑफ क्रेडिट। ये सारे जो हमने पढ़े ना, वोट ऑन अकाउंट और वोट ऑफ क्रेडिट, ये डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 116 में है गाइस। जो अप्रोप्रिएशन बिल है वो आर्टिकल 114 में है, ठीक है गाइस। अप्रोप्रिएशन बिल आर्टिकल 114, और जो ग्रांट्स हैं एक्सेस आर्टिकल 115, ये आप पढ़ लीजिएगा। और हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द डे है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, इसको हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं और फिर हमारा एक खत्म हो जाएगा। तो गाइस पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसके जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, अ सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट सिंगल मिनिस्टर, नहीं, सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट, कैन बी मूव्ड अगेंस्ट सिंगल, ठीक है। सेंसर मोशन सिंगल के अगेंस्ट भी हो सकता है और एंटायर भी हो सकता है, सिंगल प्लस एंटायर कुछ भी हो सकता है। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर अलोन, कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर अलोन, ठीक है। ये तो एंटायर सीओएम के खिलाफ होता है। सेंश्योर मोशन कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट एंटायर सीओएम, देखो इनकरेक्ट पूछ रहा है, क्या सेंसोर मोशन कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट एंटायर, नहीं ये गलत है, ठीक है। कह रहा है सेंसोर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, हाँ, कैन बी मूव्ड अगेंस्ट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, इसमें कह रहा है कैन नॉट बी मूव अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये तो आंसर इसका गाइस सी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा कि ये जो नो कॉन्फिडेंस है ये एंटायर, बताया मैंने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ होता है, और ये अगेंस्ट होता है, और ये इसमें एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर क्या होगी, मस्ट रिजाइन होती है इफ पास्ट, मस्ट रिजाइन इफ पास्ट, ठीक है गाइस। यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल एंड यू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्रेफिनिटी। ये बीच में लोगों मैं इमेज डाल रहा था तो मुझे मिल गया, तो मैंने कहीं भी डाल देते हैं। फिर देखो आखिरी है प्रेसिडेंट के ऊपर है, और भाई दो क्वेश्चन प्रेसिडेंट, देखो ये टोकन कट, ये कर लेते हैं। देखो टोकन कट क्या हुआ था गाइस, एक पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट, वोट ऑन अकाउंट, देखो ये वही आ गया डायरेक्ट यूपीपी से 2017 में आया था। बजट डिमांड रिड्यूस टू ₹1, 1 रुपीज कर दिया, पॉलिसी कट सही है, पॉलिसी में 1 रुपये से कम करते हैं। बजट डिमांड रिड्यूस बाय स्पेसिफाइड अमाउंट, हाँ सही है, स्पेसिफाइड अमाउंट। टोकन कट क्या कह रहा है, बजट डिमांड रिड्यूस्ड बाय 100, पार्लियामेंट सेंशन ऑफ ऑल, नहीं यही गलत है गाइस, देखो आपको दिखा देता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इकोनॉमी कट कह रहा है बाय सम अमाउंट, टोकन कट क्या है, कुछ टोकन अमाउंट, टोकन हम चंदा देते हैं ना 100 रुपए का, 101 रुपए का, तो 100 रुपए से है। और पॉलिसी कट ₹1 से है, 2 बाय, ये बाय 100 है, ये है। और वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट देखिए गाइस, आर्टिकल 116, वोट ऑन अकाउंट क्या है, पास टू कवर एंड कवर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर शॉर्ट पीरियड, मतलब अकाउंट की बात कर रहे हैं ना, वोट ले रहे हैं, एक्स्ट्रा कहीं पैसा चाहिए हमें, कुछ लगा लो ये क्रेडिट कार्ड जैसा मान लीजिए, ठीक है। पार्लियामेंट्री सेंशन ऑफ ऑल बजटरी डिमांड्स, ऑल नहीं, शॉर्ट शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए, कि जब आप पूरा, जो आपको पूरा बजट पेश करने का टाइम नहीं है, तो आपको वो करना है, ठीक है गाइस। क्वेश्चंस करने से ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। ये तो समझ गए पॉलिसी मतलब, 2 रुपीज़ 1, 2
ये बाय सम अमाउंट और ये बाय 100 रुपीज और वोट ऑन अकाउंट शॉर्ट पीरियड का जब बजट होता है, जैसे गवर्नमेंट इलेक्शन नियर बाय है तो। अब आखिरी टॉपिक है टुडे का, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, प्रेसिडेंट। इसको जल्दी से कर लेंगे। प्रेसिडेंट में इंपॉर्टेंट यही है, देखो प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, जैसे मैंने बताया था, ये वी आर हेड ऑफ स्टेट क्या होता है, वी आर सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इलेक्टेड हमारे देश में है, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन है ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इसमें इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है इसको इसको इनडायरेक्ट इलेक्टेड थ्रू किससे, PRSTP, क्या है ये, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल, REP रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। इस प्रोपोर्शनल ये मेथड है इनडायरेक्ट इलेक्टेड, और इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें क्या है, इलेक्टेड MLA एंड इलेक्टेड MP, ठीक है। आप एक वैल्यू ऑफ वोट, सॉरी, जो MLA और MP इनकी जो वैल्यू ऑफ वोट है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स, आई विल सी द कमेंट्स। इजी है गाइस, बहुत इजी है, वो 1000 से डिवाइड करते हैं, पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। अब मैं भी नहीं बताऊंगा, फिर बता दूंगा तो वो जो जोश में निकल जाता है। फिर आर्टिकल 56 है गाइस, इसमें ऑफिस की टर्म ऑफ प्रेसिडेंट बता रहा है। देखो जो जो इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट का, इसके अंडर क्या है, इलेक्टेड इलेक्टेड एमएलए इलेक्टेड एमएलएज है, कहाँ के, स्टेट प्लस दिल्ली पुदुचेरी, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में भी जहाँ जहाँ लेजिस्लेचर है, यूटीज है, यूटीज जहाँ जहाँ लेजिस्लेचर है, प्लस इलेक्टेड एमपीज, बस इतना ही तो है। इसमें क्या है गाइस, नॉमिनेटेड जो है, नॉमिनेटेड ये नहीं है, नॉमिनेटेड नहीं है गाइस, खाली इलेक्टेड रखा है। आर्टिकल 56 में टर्म बता रहा है कि प्रेसिडेंट जो है होल्ड द ऑफिस फॉर 5 years, इसमें मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 5 years के लिए होल्ड करेगा, और मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एंड सील टू वाइस प्रेसिडेंट, जो रिजाइन करेगा। उसके बाद वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही इसको निकाला जाता है अंडर आर्टिकल 61। उसके बाद और प्रेसिडेंट नो एक्सपायरेशन इस टाइम कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस, ये अब जब तक उसका सक्सेसर नहीं आता तब तक कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस। और एनी रेजिग्नेशन एड्रेस टू वाइस प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज ए शेल बी कम्युनिकेटेड टू द स्पीकर। अब आर्टिकल 61 देखो, रिमूवल है आर्टिकल, ये देखिए क्वालिफिकेशन है गाइस, पढ़ लीजिएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया है, 30, देखो लिख देता हूँ मैं, 35 year ऑफ एज जो इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाइड टू बी हाउस ऑफ पीपल, तो और इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इसमें बर्थ का रूल नहीं है। और इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को नहीं होना चाहिए, नॉट बी एलिजिबल इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब देखो इम्पीचमेंट है गाइस, इम्पीचमेंट में क्या है, इम्पीचमेंट वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायो वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बस इतना ही लिखा है गाइस, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे इसको इम्पीच किया जा सकता है। इम्पीचमेंट के देखो, सबसे पहले नोटिस देना होगा, नोटिस ऑफ इंटेंशन साइंड बाय एटलीस्ट 1/4, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 1/4 मेंबर का नोटिस होना चाहिए, इधर लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर, 14 डेज का नोटिस होगा, पास बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ दैट हाउस, देन इट गोज टू अदर हाउस, वो भी इन्वेस्टिगेट करेगी और 2/3 मेजोरिटी से पास करेगी, ठीक है। इस पहले 2/3 मेजोरिटी जहाँ पे मोशन पास हुआ है, फिर 2/3 मेजोरिटी अदर हाउस, और फिर बोथ द हाउस, देन प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है और नॉट डिफाइंड क्लियरली है, ओपन टू इंटरप्रिटेशन। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट देखो, 4 पावर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, इमरजेंसी। और लेजिस्लेटिव पावर में एग्जीक्यूटिव पावर के अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 74 75 दोनों, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह पढ़ाऊंगा मैं बाद में।
गवर्नर्स इनको अपॉइंट करता है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये एग्जीक्यूटिव पावर है। लेजिस्लेटिव पावर क्या है गाइस? समन्स, प्रोरोगोस, डिसॉल्व्स पार्लियामेंट, असेंट टू द बिल। एक और है गाइस, वो मुझे बताइएगा। मैं आर्टिकल 123 कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है ये। ठीक है गाइस। फिर जुडिशियल, मेरे को जब आर्टिकल 123 पता है तो वही पता ही होगा, बट आई जस्ट वांट टू टेस्ट यू गाइस। पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 72। पार्डनिंग में गाइस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्डनिंग होते हैं। ये नहीं बता रहा मैं यहाँ डिटेल में, अभी ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। प्रीलिम्स में आप एक बार पढ़ लेना। पार्डन, रिप्राइव, कम्यूटेशन, रेस्पाइट, गेटिंग में गाइस, इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्डन होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, कम्यूटेशन फॉर्म चेंज हो जाती है, रिस्पाइट में हेल्थ वगैरह देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि कुछ समय के लिए ईयर्स कम करते हैं, कुछ उसकी कंडीशन देख के, मतलब इसमें रिप्राइव किया जाता है, उसकी ईयर चेंज कर दिया थोड़ा सा, या उसको थोड़ा सडन जैसे फांसी है या मतलब उसको फॉर अ मोमेंट रोका गया है, और पार्डन में कंप्लीट वो कर दिया गया है। अब गाइस वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 से 70 वाइस प्रेसिडेंट है। इसमें वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है गाइस? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्या एक्स ऑफिसो, एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और जब प्रेसिडेंट एब्सेंट है, व्हेन प्रेसिडेंट एब्सेंस है, तो वाइस प्रेसिडेंट विल बी एक्ट एज प्रेसिडेंट। आर्टिकल 67 भी इसके रिमूवल के ऊपर है। इसका कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है, नो फॉर्मल ग्राउंड लाइक मिसकंडक्ट और इज मेंशन, नो, नथिंग मेंशन, कैसे भी निकाला जा सकता है। वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय राज्यसभा बाय मेजोरिटी और ऑफ ऑल ऑफ इट्स मेंबर, अग्रीड टू बाय लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी। मतलब उसमें इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए राज्यसभा में, और इसमें सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, यहाँ पे इफेक्टिव है और यहाँ पे सिंपल। ये मैं टाइप ऑफ मेजोरिटी जब आएगा वो टॉपिक उसमें बता देंगे। उसके बाद आर्टिकल 368 को अलग से पढ़ लेंगे, एक छोटी वीडियो में बना दूंगा आर्टिकल 368 की। आर्टिकल 368 क्या है गाइस? कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है आर्टिकल 368। तो कमेंट बॉक्स ऐसा होना चाहिए कि पढ़ के लगे हाँ मजा आ रहा है, पॉलिटी की नॉलेज बढ़ रही है। फिर प्रोसीजर क्या है? रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन राज्यसभा, क्योंकि ही इज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिसो चेयरमैन, बिकॉज चेयरमैन है वो, तो ओनली इन राज्यसभा होगा। इट मस्ट बी पास बाय इफेक्टिव मेजोरिटी। मैंने बताया गाइस, इफेक्टिव मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। ऐसा नहीं कि इसमें जो माइनस क्या होता है कि जो प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ऐसा कुछ नहीं, ये नहीं है इसमें। इसमें टोटल है, जितनी उसकी स्ट्रेंथ है राज्यसभा की करंट, जैसे 238 है, जितनी भी है, 250 है, एग्जैक्ट जो भी है, तो उसके बेसिस पे उसका मेजोरिटी होगी। मेजोरिटी मतलब उसकी 50%। देन इट इज पास इन लोकसभा, वहां पे सिंपल चाहिए। क्या बात है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या चाहिए? पहले चाहिए इफेक्टिव राज्यसभा में, और सिंपल मेजोरिटी चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए राज्यसभा में, लोकसभा। इसका जगह अपॉइंटमेंट जो होता है उसका इलेक्टोरल कॉलेज होता है। ये भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट, इसको दूसरे तरीके से लिख देते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है गाइस इसमें भी, और इलेक्टोरल कॉलेज से होता है ये। इसमें भी वही PRSTV है, सेम प्रेसिडेंट की तरह, बस इसका इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इसमें इसमें MPs होते हैं, MPs, ऑल MPs, ठीक है गाइस। इसमें MLA नहीं होते, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज। गाइज मैं कहीं भी मिस्टेक करूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे करके बता दीजिएगा, इस पॉइंट पे मैं गलत हूँ। आई विल एक्सेप्ट इट, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा हाँ मेरी गलती है। ठीक है गाइज, कोई भी यहाँ परफेक्ट नहीं है, हर कोई गलती करता है। जो कहता है कि मैं गलती नहीं करता हूँ, तो वो गॉड है भाई फिर। नो इम्पीचमेंट प्रोसीजर और नो ग्राउंड्स मेंशन ही नहीं है, ठीक है। नथिंग मेंशन, नथिंग मेंशन, मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। अनलाइक प्रेसिडेंट रिमूवल आर्टिकल 61, इसका आर्टिकल 67 है ना, नॉट सब्जेक्ट टू इम्पीचमेंट, ही कैन, ये रिमूवल होता है उसका, इम्पीचमेंट नहीं होता, ठीक है। और ओनली राज्यसभा से स्टार्ट होगा, ओनली राज्यसभा, जो उसका रिमूवल होगा ना, राज्यसभा से स्टार्ट होगा रिमूवल, रिमूवल, और यहाँ पे होगा इफेक्टिव मेजोरिटी, और फिर लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी।
स्टार्ट ओनली। देखो प्रैक्टिस PYQ, इसमें भी मैंने सिविल सर्विसेज के एक दो डाले हैं, जल्दी कर लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसको वायलेट कर रहा है? देखो DPSP को वायलेट कर रहा है। DPSP में आर्टिकल 38 और 39 है, इसमें पढ़िएगा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को। अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या है गाइस? राइट टू प्रॉपर्टी अर्लियर अर्लियर जो था ये FR था, बट नाउ लीगल राइट है। लीगल राइट अंडर आर्टिकल 301। ठीक है, इस पहले 19 में था, अर्लियर 19 में था, अब इसको हटा दिया गया। 19 और 31 में भी था, इसको हटा दिया गया। नाउ लीगल राइट्स, लीगल राइट है, फंडामेंटल तो है ही नहीं, ये भी नहीं है अवेलेबल। लीगल राइट कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है। ठीक है गाइस। राइट टू प्राइवेसी हमने पढ़ा है पहले, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21। उसके बाद सिटीजनशिप की, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप वन डोमिसाइल, सही बात है। अ सिटीजन बाय बर्थ नहीं, प्रेसिडेंट कोई भी बन सकता है। अब हमने प्रेसिडेंट की, देखो अभी बता देते हैं। प्रेसिडेंट की मैंने इसलिए ये डाला था, देखो, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट नेसेसरी बाय बर्थ, नॉट नेसेसरी बाय बर्थ, तो वो US में है। ठीक है गाइस, दिस इज इन USA में ऐसा है, इंडिया में नहीं है। तो 2 को एलिमिनेट करिए गाइस, 2 को एलिमिनेट करिए, 1 और 3 है। अ फॉरनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड, एक बार दे दिया डिप्राइव नहीं किया जाएगा, नहीं, ये है इसका आंसर। ये भी गलत है भाई, डिप्राइव तो कर ही जा सकता है अगर वो कुछ देश के खिलाफ वॉर और एनीथिंग एलियन एक्ट करेगा। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है गाइस? पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट पार्ट वाले तो हटा दीजिए। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नो लीगल इफेक्ट, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेम लीगल, नहीं ये भी गलत है। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, इंडिपेंडेंट है, ये भी नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली नहीं है, किसी के साथ इंटरप्रेशन के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे थ्योरी एंड होती है यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा रिवीजन हुआ, एक इतना डिटेल में पढ़ने को मौका मिला, और कुछ क्वेश्चंस यहाँ भी रह गए हैं, so let's do it and then let's end the lecture। कह रहा है the electoral college of president does not include, does not पूछ रहे गाइस, elected member of राज्यसभा ये इंक्लूड होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स ऑल ये भी होते हैं, ऑल मेंबर्स देखो काउंसिल्स के नहीं होते। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है गाइस? वो स्टेट की अपर हाउस होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, अभी 6 स्टेट में ही है, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, ये 6 स्टेट में ही है गाइस अभी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है। आर्टिकल 169 है, इसको आप पढ़िएगा, नहीं तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा जब स्टेट पढ़ाऊंगा। तो डज नॉट इंक्लूड में 3 ओनली आ जाएगा इस आंसर। CAPF 2021 का क्वेश्चन था ये, हमने पढ़ाई है। प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड MPs, MLAs, इसमें स्टेट्स MLA, लेजिस्लेटिव असेंबली, नाम से ही लग रहा है, स्टेट्स एंड दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट कन्फर्ड टू द प्रेसिडेंट? अपॉइंटमेंट देव पावर पूछ रहा है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है टू डिसाइड हिज डिस्क्रिशन एनी क्वेश्चन, डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 102, टू रिमूव अ जज ऑफ हाई कोर्ट, देखो ये टू ग्रांट पार्डन टू पर्सन, पार्डन तो दे ही सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट, तो यही क्वेश्चन पूछता है, डिसाइड एट हिज डिस्क्रिशन। और खत्म हो गया, हमारे लास्ट क्वेश्चन था ये, कह रहा है टू डिसाइड एट हिज और हर डिस्क्रिशन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखो गाइस, इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आप मुझे आर्टिकल बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एट हिज और हर डिस्क्रिशन पे तो नहीं करेगा ये कि डिसाइड की डिस्क्वालिफिकेशन, ये COM की एडवाइस तो होगी ही गाइस। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा गाइस। जज को भी रिमूव कर ही सकता है, गवर्नर का भी रोल होता है वहां पर, गवर्नर का रोल होता है उसमें, किसमें गाइस? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस में। जुडिशरी हम पढ़ेंगे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज consisting of members of both the house of parliament and elected members of legislative assembly and council लिख दिया, ये गलत हो गया, काउंसिल 1 को काटिए, 1 को काटिए गाइस। ठीक है, where a vice president of India is elected by electoral college consisting of members of both the houses, ये सही है, members of both the houses of parliament, B आंसर हो जाएगा इसका। सो गाइस यही एंड करते हैं,
बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया इसको करके। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। इस अगर आपको एनोटेड पीडीएफ चाहिए हो तो बता देना, और अगर वैसी पीडीएफ चाहिए होगी तो बता देना। और 15 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप प्रेफिनिटी टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। आपको ये लोगो मिल जाएगा, ये लोगो जिसमें मिलेगा वो ओरिजिनल होगा गाइस, ठीक है। तो ये डे 1 का हमारा यहीं पे एंड होता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।